आपने इतने बड़े ओहदे की नौकरी एकदम से यूं त्याग दिया। मैं इस चीज का घमंड नहीं उड़ना चाहता कि मैंने इसे छोड़ दिया। मैंने अशोक स्तंभ लगा रखा है, मेरी गाड़ी पे बत्ती जलती है। ये सब चीजें देखने में मुझे उतना उत्साहित नहीं कर रही थी, क्योंकि आप एक सिस्टम के हिस्से हैं। प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में जो इतनी गाड़ियां चलती हैं कि इतना बड़ा देश होने का घमंड पालते हो, अपने देश के प्रधानमंत्री को भी नहीं बचा पाए। अभी कोचिंग को लेके एक विवाद चला। न्यूज वालों को भी पता है कि जिन्हें देखा जा रहा है, अगर उन पर न्यूज बनेगी, हमारी टीआरपी बढ़ेगी। जनता चाहती है कि मेरे ईगो को सेटिस्फाई करो, मोदी को गाली निकाल के, तो मोदी को गाली निकालने वाले चैनल खड़े हो गए। जनता चाहती है कि मोदी भक्ति करके मेरे ईगो को सेटिस्फाई करो, तो मोदी भक्ति करने वाले चैनल खड़े हो गए। हंसी मजाक कॉमेडी कर गया, कोई अश्लील वार्ता कर गया, और भाई साहब उस पे 25 मिलियन व्यू, 50 मिलियन व्यू। एक लड़की है उर्फी जावेद नाम से, हाँ। कुछ भी पहन के घूमती है। ऐसे एक व्यक्ति है दीपक कलाल करके, वो गाली खाने के पैसे लेता है। आप देख के सरप्राइज हो कि यार इतनी भीड़ में मैं बोल नहीं सकता, ये नाच के चला गया। आपके यहाँ पे फ्रेम पे ना प्रेमानंद बाबा की तस्वीर लगी है। आप मुझे ये बताइए कि ये भी यूट्यूब पर है। इनका कंटेंट कितने लोगों के जीवन में परिवर्तन ला चुका है। मेरे खुद के ला चुका, मैं तो खुद कहूँ। अडानी ने कह दिया कि मैं मोदी के साथ हूँ, कि अंबानी ने कह दिया, तो चुनाव इस बात पे हो जाते हैं कि अडानी अंबानी मोदी के साथ हैं कैसे। बीजेपी पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन है। इंडिया में लड़ाई है इंडिया वर्सेस भारत की। राहुल जी खेती के साथ में आपको दिखाई दे जाएंगे, कहीं पर भी ट्रक ड्राइवर के साथ बैठे हैं, किसी टेम्पो में बैठे हैं। उनके पास वाकई में इतनी फुर्सत है क्या? Z+ सिक्योरिटी वाले लोगों को आजादी नहीं होती है सर इस चीज की कि आप कहीं भी निकल कर कहीं भी किसी गली में घुस जाएं। नहीं सर। नमस्कार, स्वागत है आपका आज के हमारे लेटेस्ट पॉडकास्ट में। आज के जो हमारे गेस्ट हैं भाई साहब, सोशल मीडिया के जाने माने चेहरे, स्टूडेंट्स की जबरदस्त इंस्पिरेशन। हम लोग मीडिया वालों से खबर लेते हैं, मीडिया वाले इनसे खबर लेते हैं। देश हो या विदेश, बिजनेस हो या पॉलिटिक्स, आते जाते ये सब पे नजर रखते हैं। नाम अंकित है इनका, ये सबकी खबर रखते हैं। 5 करोड़ जितनी एक आम आदमी की नेटवर्थ नहीं होती, जीवन भर में कमा के बचा नहीं पाता, उतनी सालाना इनकम थी। पर पिताजी के कहने पे एक झटके में छोड़ दी और गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन किया, और वो भी बड़े ओहदे वाला। अशोक स्तंभ कंधे पे था, लेकिन उसके बाद भी कुछ समय तक अपने पैशन को फॉलो करने के लिए उस नौकरी को भी छोड़ दिया। अब क्या करने वाले हैं अपने जीवन में, और इतना बड़ा डिसीजन कैसे लिया? पहली बात तो 5 करोड़ नौकरी छोड़ने का डिसीजन बहुत बड़ा। उसके बाद ये डिसीजन तो मतलब पूरा, मैं कहूंगा इनका परिवार नहीं, पूरा सोशल मीडिया या पूरा राज्य और पूरा विभाग एक बार सदमे में कि यार ये कोई आदमी ऐसा कर सकता है क्या? तो उसके पीछे क्या डिसीजन रहा, अब ये क्या करने वाले हैं, और देश दुनिया में इस समय जो चल रहा है, क्योंकि ये है एक्सपर्ट हर चीज के, तो मैं चाहता हूं कि भी देश में विदेश में जो बड़ी घटनाएं चल रही है, देश में जो घटनाएं चल रही है, उन पे भी इनकी राय लेंगे। तो करते हैं आज के पॉडकास्ट की शुरुआत। और ये मैंने कई पॉडकास्ट के बाद हम कह देते हैं कि यार बहुत बातें हुई, अभी हो गई है, अगले पार्ट 2 में जरूर करेंगे। लेकिन भाई साहब, पिछली बार पॉडकास्ट में ऑडियंस ने इसको इतना सीरियसली ले लिया, हर पॉडकास्ट रिलीज पे नीचे अगला उनका कब आएगा, अगला उनका कब आएगा। तो हमारा प्लानिंग शायद था कि हम जनवरी, फरवरी, मार्च में करते, पर ये ऑडियंस की डिमांड थी, तुमको बहुत जल्दी खींच लाई है। तो बिना आपका वेट कराए करते हैं आज के पॉडकास्ट की शुरुआत। नमस्कार अंकित जी। नमस्कार सर। नमस्कार, बहुत सर, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद सर। सबसे पहले सर, सबसे बड़ी खबर की बात करते हैं। लोग सर 4th ग्रेड की जो चपरासी की नौकरी होती है, वो भी उसको दिल से लगा के रखते हैं कि यार ये नहीं छोड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। आपने इतने बड़े ओहदे की नौकरी एकदम सी मतलब यूं त्याग दिया, कैसे सर? मैं बस मानसिक स्थिति या उसको मैं जानना चाहता हूं कि क्या सोच रही होगी या क्या था, मुझे मतलब मेरे पास शब्द नहीं है पूछने के, आप समझो। सर, सबसे पहले तो धन्यवाद कि आप इस प्रश्न को इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि जो हमारी ऑडियंस है उसमें से मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस कहीं ना कहीं अपने जीवन काल में एक बार ग्रेड 1 के जॉब की तैयारी में समय जरूर दी होती है, और नहीं दी होती है तो ड्रीम रखी होती है कि कभी समय मिलेगा तो हम इसकी तैयारी करेंगे, सिविल सर्वेंट बनेंगे, यूपीएससी क्वालिफाई करेंगे या स्टेट पीसीएस क्वालिफाई करेंगे। मुझे ईश्वर ने मौका दिया, आशीर्वाद दिया, मैंने स्टेट पीसीएस क्वालिफाई करके एक इज्जतदार नौकरी प्राप्त की थी राजस्थान में। ये सभी का फॉर्च्यून होता है, आपकी सफलता केवल आपकी नहीं होती है, समाज की, आपके वेल विशर्स सबकी होती है। तो मैं किसी भी आशीर्वाद की बेकदरी नहीं कर रहा हूँ। पहली चीज तो ये है, मतलब मुझे जो मिला, मैं इस चीज का घमंड नहीं उड़ना चाहता कि मैंने इसे छोड़ दिया। नहीं, मैं बहुत इज्जत करता हूँ इस पद का, क्योंकि इस पद ने मुझे बहुत कुछ दिया, समाज में इज्जत दी, और बहुत अच्छा मेरा पल था जब मेरे को नौकरी मिली।
समाज ने उसे बहुत अच्छे से लिया, मेरे विद्यार्थियों ने, मुझे सुनने वालों ने बहुत सकारात्मक रूप से लिया और आज भी मैं ये कहता हूँ कि मुझे इसलिए इज़्ज़त ना मिले कि मैंने जॉब छोड़ दी। हुँ, मुझे इसलिए इज़्ज़त मिले कि मैंने जब प्रयास किया, जब नौकरी पाने का तो वो मुझे मिली और मेरे विद्यार्थियों में ये मैसेज कि एग्ज़ाम के बारे में जब-जब हमारे ये सर बोलते हैं हुँ, कि एग्ज़ाम ऐसे निकलता है, तो इनकी बातों को सीरियसली सुना जा सकता है। मतलब मैंने वैलिडेशन किया। आज आपने भी सीए का एग्ज़ाम क्वालीफाई किया हुआ है, तो आप अगर किसी को ये बताएँ कि सीए पढ़ने के लिए या सीए निकालने के लिए ऐसा करना होता है, तो वो लोग वैलिडेशन के साथ सुनेंगे। कुछ वैसा ही मेरे साथ था, क्योंकि मैं सिविल सर्विसेज़ की तैयारी कराने लगा था, तो मेरे कहने में वैलिडेशन आ गया था। अब चूँकि मैं लंबे समय से टीचर था, फिर सिविल सर्विसेज़ में गया था, तो मेरा टीचर का जो समय था, वो थोड़ा बड़ा था, तो वो मुझ पे हावी रहा। तो जिस दौरान मैं सिविल सर्विसेज़ में रहा, मुझे मेरी टीचिंग मुझे याद करती रही कि यार आप आए इसलिए थे ताकि लोगों को ये बता सको कि एग्ज़ाम कैसे निकालते हैं। हाँ, यहाँ आ गए, अब कुछ बता नहीं पा रहे। गॉट इट। नौकरी में तो आ गए, मैसेज नहीं दे पा रहे कि मैं आया क्यों हूँ? अब उस मैसेज को मैं केवल इसलिए कि देखो मेरा समाज खुश है कि मैंने अशोक स्तंभ लगा रखा है, मेरी गाड़ी पे बत्ती जलती है, मेरे साथ मेरी सिक्योरिटी चलती है। ये सब चीज़ें देखने में मुझे उतना उत्साहित नहीं कर रही थी, हुँ, क्योंकि आप एक सिस्टम के हिस्से हैं। ये हमेशा ध्यान रखने की बात है और विशेष रूप से हमारे उन सभी साथियों को जानने योग्य बात है। कई बार हम ये सोचते हैं कि प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में जो इतनी गाड़ियाँ चलती हैं, उनका हुँ, जो प्रोटोकॉल फ़ॉलो होता है, बड़ा आदमी है शायद प्रधानमंत्री हुँ, या बड़ा आदमी है राष्ट्रपति। असल मायने में वो देश की सुरक्षा है। अगर गलती से हमारे प्रधानमंत्री को कुछ हो जाता है, तो वो एक इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट होता है कि सही बात है। इतना बड़ा देश होने का घमंड पालते हो, अपने देश के प्रधानमंत्री को भी नहीं बचा पाए। हुँ, 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 जैसे हम पाकिस्तान में भुट्टो की मौत पर मज़ाक उनकी आज तक बनाते हैं। हुँ, ऐसे ही सरकारी सेवा में होता है कि आपके पद पर जो आपको सुविधाएँ दी जाती हैं, वो इसलिए नहीं कि आपकी सेवा के लिए दिया गया है, नहीं। उस पद की गरिमा आपकी नहीं बढ़ा रहे हैं। पद की गरिमा कि कल को आप किसी ऐसे फ़ील्ड जॉब जॉब पे हैं, कहीं कुछ भी आपके साथ मिसहैपनिंग हो जाए, तो लोग ये कयास ना लगाने लगें कि इनके तो अधिकारी पिट गए। हुँ, 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 इनके हुँ, अधिकारियों को ही पीट के भगा दिया। इससे मोरल डाउन होता है प्रशासन का भी, सिक्योरिटी फोर्सेस का भी, इसलिए वो आपको सुविधाएँ दी जाती हैं। ये बात मैं बहुत जल्दी समझ गया और मुझे लगा कि हर तरफ अगर एक अच्छा समाज हमें बनाना है, तो उस समाज में ना केवल प्रशासनिक अधिकारियों की ज़रूरत है, अच्छे टीचर्स की भी ज़रूरत है, अच्छे हलवाइयों की भी ज़रूरत है, अच्छे सीएज़ की भी ज़रूरत है, डॉक्टर्स की ज़रूरत है, इंजीनियर्स की ज़रूरत है। मैं प्रशासन से ज़्यादा अच्छा टीचर अपने आप को पा रहा था हुँ, और टीचिंग करके मेरी ब्रेड एंड बटर भी ठीक चल सकती थी और मेरे को खुद को खुशी भी मिल रही थी। तो ये दोनों ही काम एक ही बार में हो रहा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने पुराने शौक की तरफ लौटा जाए। बार-बार मैं दोहराऊँगा कि मैंने प्रशासनिक पदों की तौहीन नहीं की है। हुँ, हुँ। मैं उन सभी विद्यार्थियों से जो तैयारी कर रहे हैं, उनसे हम्बली रिक्वेस्ट करूँगा कि बच्चों आप जो सोच रहे हैं, बहुत कुछ है उस जॉब में, आपको अच्छा लगेगा। लेकिन हाँ, मेरा पैशन, मेरा करियर भी है, तो मुझे उससे लाभ भी है। तो मैं अपने पैशन को फ़ॉलो करते हुए आगे आ गया। सर इसमें मुझे 2 एंगल आपकी बातों से निकल के आए। एक तो जो आपने कहा कि पैशन फ़ॉलो करने के लिए आपने चूज़ किया कि यार इससे बेटर ये होता है, मैं छोड़ने वाला शब्द नहीं बोलता हूँ। लेकिन अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ है, मुझे लग रहा है कि शायद ये सोशल मीडिया पे आपके विभाग में या राजस्थान राज्य में, ये वो वाला मोमेंट बन जाएगा जो थ्री इडियट वाला मोमेंट था। कि थ्री इडियट बहुत सारे लोग अभी ऐसे मिलते हैं जिनकी रील्स आप देखेंगे कि यार थ्री इडियट अगर मूवी नहीं आती तो मैं जाने क्या कर रहा होता। ये थ्री इडियट मूवी आई, इसने कहा अरे जी सफलता कामयाबी नहीं, काबिलियत के पीछे भागो, तो मैंने ये छोड़ा, वो छोड़ा, तो उस समय बहुत लोगों ने जॉब छोड़ी थी, बहुत लोगों ने प्रोफ़ेशन चेंज किए थे। तो दिस कुड बी अनदर थ्री इडियट मूवमेंट। मैं अ, चाहता हूँ ऐसा बने, नहीं, नहीं सर, बाकी बन मैं नहीं सकता चाहता है। लेकिन क्योंकि मैं समाज को ये नैरेटिव नहीं देना चाहता बिकॉज़ समाज को बहुत ज़्यादा प्रशासनिक अधिकारियों की भी ज़रूरत है। बहुत हुँ, से लोग जिन-जिन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, उन सब की ज़रूरत है। मैंने ये कब किया, मैं सबको एक तरह से ये बताना चाहूँगा कि मुझे ईश्वर ने ये अवसर दिया कि मैं बहुत कम उम्र में बहुत कुछ तरीके से सेटल हो गया था। हुँ, शादी को हुए लगभग 12 साल हो चुके हैं, बच्चियाँ मेरी पढ़ने जाती हैं, स्कूल सेटल्ड है, लाइफ़ सेटल्ड है, तो मेरे लिए कुछ भी स्टेक पे नहीं था। हुँ, 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 जनरली ऐसा होता है कि जिनकी 2 ढाई साल की नौकरी होती है, वो लोग इस फ़ेज़ में होते हैं कि यार अब तो मुझे शादी करनी है, हुँ, फिर बच्चे होंगे। जैसे मेरे जो कलीग्स थे, मैं बहुत अर्ली एज में कमाने लगा था। बहुत से लोग अब जाकर के बहुत सी बड़ी उम्र में निकलने के बाद जॉब में आते हैं। मेरी सर्कमस्टेंसेस अलग थी, मेरी ज़रूरतें अलग थी। मेरे लिए पैसा बहुत बड़ा किक नहीं था।
ठीक-ठाक मेरे पास बैंक बैलेंस था, मेरी ब्रेड बटर का जुगाड़ उससे हो रहा था। तो मेरे लिए जॉब में रहना ना तो मेरी शादी के लिए बड़ा कारण था, हुँ, ना मेरी बच्चियों की शादी के लिए बड़ा कारण था, ना सोशल प्रेस्टीज में कोई बड़ा इज़ाफ़ा कर रहा था क्योंकि मैं ऑलरेडी सेटल्ड था। तो इसलिए मुझे छोड़ने में कोई बहुत बड़ा एक्टिवेशन एनर्जी की हुँ, ज़रूरत हुँ, नहीं हुँ, पड़ी। हुँ। मुझे ये था कि ठीक है, अब इतना कर दिया है, तो यहाँ से आगे वाला पार्ट हो और ही भी जाएगा। बड़ा करने का हॉरिज़ॉन देता है। क्या बात है। अब सर इससे पहले मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था, लेकिन आपके सवाल में सवाल निकल जाता है, मैं क्या जी, करूँ? जी, जी। तो एक आपने जब तक कैज़ुअली कह दिया कि ये जो गाड़ी है, जो काफ़िला है, मेरा थोड़ी है, हुँ, हुँ। तो पद का है, तो ये प्रधानमंत्री पद की गरिमा है, इसके पद की है। लेकिन कुछ ऐसे अधिकारी वगैरह जो अपन देखते हैं आजकल सोशल मीडिया पे कि हुँ, वो उसका कहते हैं, "क्या देख मेरी गाड़ी भी वहाँ से आएगी, तो फटाफट वीडियो बना। हाँ। गाड़ी स्लो मोशन में आनी चाहिए, हाँ, फिर मैं उतरूँगा, फिर पीछे एकदम बढ़िया-सा म्यूज़िक चला, फिर मैं अगर किसी को कुछ डाँट दूँगा, हाँ। तो उसका भी वीडियो बनाना, फिर उसको भी वायरल कर देना।" तो ऐसे दौर में जब ये वाला दौर चल रहा है, जहाँ पे वो टीचर्स वगैरह वो वैसे बता रहे हैं कि अरे खटका तुम्हारा ये, हाँ। वो पढ़ाते कम है, ये बताते हैं खटका कितना बड़ा होगा, बंगला कितना बड़ा होगा, नौकर कितने होंगे। उस दौर में आप जब तक कैज़ुअली कहते थे कि अरे कुछ नहीं होता है, तो पद की गरिमा है, उसमें क्या अपने लिए थोड़ी है। तो वो बड़ा काबिल तारीफ़ है सर। थैंक यू सर। मैं केवल इसमें एक लाइन और ऐड करना चाहूँगा और उन सब बच्चों से, जो बच्चे इस बात से इंस्पायर्ड हैं कि पद के साथ गाड़ी मिलती है, सम्मान मिलता है, अगर आपका वो मोटिवेशन है, तो सर्विसेज़ में मत जाइए। हुँ, अगर रील देख कर के आपको मन कर रहा है ना कि मुझे सर्विसेज़ में जाना है, प्लीज़ मत जाइए। क्योंकि रियल लाइफ़ नहीं है। रियल में आपको बहुत मेहनत करनी है। अगर आपके मन में एक प्रशासनिक अधिकारी बनने की चाह है, तो बहुत कुछ करना पड़ेगा। आपको वहाँ जा कर के रियल में उन लोगों के लिए कार्य करना पड़ेगा, जहाँ कैमरा नहीं पहुँचता। जब वो आपके केबिन में होते हैं, आप कैमरे पे उनकी दशा को शूट नहीं कर सकते। ऐसे में रियल लाइफ़ क्या होता है ना सर, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि रियल लाइफ़ चली क्यों? हुँ, हम एक ऐसे समाज से आते हैं ना सर, जहाँ पे 1% से भी कम लोग ऐसे हैं, जो ग्रेड 1 प्रशासनिक ऑफ़िसर बन पाते हैं। हुँ, गेज़ेटेड ऑफ़िसर बन पाते हैं। तो हमारे समाज में जिन्होंने नहीं देखा, उनको दिखाने के लिए लोगों ने रील को अपना माध्यम बना लिया। हुँ, और जैसा अपन इससे पहले बिहाइंड द सीन चर्चा कर रहे थे कि विदेशों में भी कुछ ऐसे हालात हैं कि लोग वहाँ जाते हैं, जाते दिखाने के लिए कि देखो वहाँ जाएँगे तो बड़ी लेवाइश लाइफ़ जिएँगे, लेकिन पता चलता है कि वहाँ पर भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन लोगों ने माइंड में ये सेट कर लिया है कि विदेश गए तो बहुत अच्छी ज़िंदगी होगी, वास्तविकता उससे कोसों दूर होती है। कोसों दूर। किसी को अच्छी सफलता मिलती है, किसी को नहीं मिलती। सिमिलरली प्रशासन में आपको ये बता कर के कि देखो यहाँ पर सब कुछ बहुत कोज़ी है, ऐसा नहीं होता। प्रशासन की अपनी मर्यादा होती है, आपसे ऊपर आपके सीनियर्स होते हैं, आपसे नीचे आपके जूनियर्स होते हैं, आपकी एक प्रॉपर हायरार्की होती है, आप उससे ज़्यादा उछल-कूद नहीं मचा सकते। तो ये दिखाना, अगर सब लोग रियलिस्टिक तरीके से दिखाएँ तो संभवतया लोगों को बहुत से डायमेंशंस मिलें। मैं बार-बार हर किसी को एक ही मैसेज बोल रहा हूँ और वो ये है कि अपने जीवन के बहुत बड़े समय को केवल इसकी तैयारी में वेस्ट ना करें। अभी क्या हो रहा है ना सर कि बहुत से ऐसे मेरे साथी हैं, जो मुझे देख कर के तैयारी में उतर आए थे, या मेरे बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं, क्योंकि अपन सोशल मीडिया पे सही एक्टिव बात हैं, है। तो अपन को देख के बहुत से लोग ऐसा समझते थे कि हम भी इस तरफ जाएँगे। हुँ, नहीं भाई, आप अपने फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हो। हाँ, आपको वाक़ई में प्रशासन में कुछ मचाना है, तो सोचो। इसके इंतज़ार में 40 साल जब सरकार कह देगी कि अब ओवर एज हो गए हो, हुँ, तब तक मैं तैयारी करता रहूँगा, या यूपीएससी कह देगी कि 30 साल के जब हो गए हो, 32 साल के तब हो गए हो, तब तक तैयारी करता रहूँगा। ऐसा ना करें। 1-2 साल अपने आप को आज़मा के देख लें। अगर आप लगे-ढगे उसके पहुँच रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज़ आप अपना पैशन फ़ॉलो करें। आप उस तरफ क्षेत्र बनाएँ ताकि देश के अंदर कंट्रीब्यूट कर पाएँ। ग्रेट सर। जी। अब सर एक इम्पोर्टेंट चीज़ कि ये तो आपने डिसीज़न ले लिया, अब प्लान क्या है? कि बस अब मुझे बहुत एक्साइटेड हूँ हुँ, कि सोशल मीडिया पे जब आप दोनों चीज़ों में लगे हुए थे, हुँ, तब भी सोशल मीडिया पे आपने धूम-धड़ाके मचाए हुए हुँ, थे। आपके 3-4 चैनल चल रहे थे, हर हुँ, चैनल पे हर तरह की बातें हो रही थी। अब क्योंकि आप कंप्लीटली फ्री हो चुके हैं, हुँ, हुँ। वो जिसको अपन राजस्थानी भाषा में कह रहे हैं, छुट्टा सांड हो गए, तो अब ये क्या उत्पात मचाने का विचार है हाँ। ऑन सोशल मीडिया, ऑफ सोशल मीडिया? हाँ, मैं इसमें ना आपके इस सवाल के साथ एक बहुत अच्छा जवाब देना चाहता हूँ, और वो हुँ, जवाब मैं आपके पास आ रहा था, उससे पहले ही दिमाग में एक प्रश्न था, क्योंकि मैं कहीं कमेंट पढ़ रहा था, हुँ, जो अभी अखबारों में जब मेरे बारे में खबरें छपी, सोशल मीडिया पे न्यूज़ आने लगी, तो कहीं किसी ने कमेंट में यही वाली बात बोली कि इनके पास ना ऑलरेडी यूट्यूब है, हुँ, इसलिए ये नौकरी छोड़ दी है क्योंकि यूट्यूब से इनके पास पैसा आ जाएगा। हुँ, अ, सर, मुझे ये बार-बार कहने की ज़रूरत हर प्लेटफ़ॉर्म पे नहीं होनी चाहिए कि मेरे पास पैसे का एकमात्र साधन यूट्यूब नहीं है। हुँ, यूट्यूब अगर कल बंद होता है तो आज बंद हो जाए,
सोशल मीडिया कल बंद होता है तो आज बंद हो जाए, इट इज नॉट द ओनली सोर्स ऑफ इनकम फॉर मी। ये सर इसमें मैं एक लाइन ऐड करूँ छोटी सी, जैसा अभी आपने कहा ना, अपन बात कर रहे थे कि लोगों को लगता है विदेश में बहुत पैसा है पर सच्चाई अलग है। हाँ रील में लगता है पावर आईएएस की पावर बहुत हाँ है पर सच्चाई अलग है। वैसे एक सच्चाई एक यूट्यूबर होने के नाते दोनों बताते हैं आपको, यूट्यूब के पास बहुत पैसा है, हाँ, ये भी एक सोचने वाली ये बात मिथ है। है। सच्चाई हाँ, थोड़ी अलग चीज अलग होती है, है। अलग है भाई। आप मैं अपने बारे में केवल एक चीज जान करके ये स्टेप लिया था कि मुझे ना समझाना पसंद आता है और मुझे ना बोलना पसंद है। मेरे को मेरी बात मतलब हर आदमी को अपनी स्ट्रेंथ पता होती है। मेरी स्ट्रेंथ मुझे पता थी कि मैं बातें अच्छी करता हूँ। अब आप पूछेंगे कि ये तो ओवर कॉन्फिडेंस वाली बात है। नहीं, नहीं। मैंने अब तक पढ़ाया कभी है ही नहीं। हम्म, मैंने पढ़ाया ही बातें करके है। मैं ज्योग्राफी के जो सेशंस लेता हूँ, मैं खुद कई बार अपने सेशंस देखता हूँ कि तूने यार इतने सारी स्लाइड्स पढ़ा दी, कभी ऐसा लगा ही नहीं कि तू कुछ पढ़ा रहा था। बता रहे थे अपन। बता रहे थे कि ऐसा होता है, फिर ऐसा होता है, बारिश यूँ आती है, ठंड यूँ पड़ती है, सर्दी में अचानक बारिश यूँ आती है, तमिलनाडु में कावेरी नदी के अंदर पानी इसलिए आता है, केरल के अंदर यूँ होता है, पेरियार का मुल्ला पेरियार इससे यूँ जुड़ता है। तो वो जो स्टोरी टेलिंग है, दैट इज़ माय स्किल। अब उस स्किल की ज़रूरत हर जगह हो सकती है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, कल को मैं हलवाई बन जाता हूँ सर। हम्म, मैं मतलब अपने बारे में बहुत तरह के विचार रखता जलेबी हूँ। बनाएंगे, जैसे भी जलेबियां बन रही है। मैं कुछ भी बन जाता हूँ, चलिए, है हाँ, ना? नहीं हलवाई बन जाओ आप। जलेबी आ गई है। तो ऐसी स्थिति में चूंकि मुझे बनाना बताना पसंद है, तो ये तो स्किल सेट हुआ ना मेरा। अब मैं कल को जलेबी बनाना भी सिखा रहा हूं, मैं इसका भी पैसा कमा ही लूंगा। मेरे लिए हम्म, ब्रेड एंड बटर इट्सेल्फ बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। हम्म, पहली चीज कि साहब इनका यूट्यूब चलता है इसलिए ऐसा हो जाएगा, नहीं सर। मैं ऑलरेडी अभी मैं आपके चैनल पे फिर एक और अनाउंसमेंट करके जा रहा हूँ, और ये अनाउंसमेंट अगर आर्काइव में लंबे समय तक रह जाए तो रखिएगा। एट द एज ऑफ 45 मैं ये भी छोड़ दूंगा जो अब कर रहा हूँ। और उस ओके। समय संभवतया जिस तरह से मैं ग्रो कर रहा हूँ, ईश्वर ने चाहा तो मैं ठीक पोजीशन पे इस क्षेत्र में भी रहूंगा। अचानक इसको भी छोड़ दूंगा। क्या ये बात मैंने है। अगला स्टेप अपने लिए लिख लिया है। धन है सर, ये तो आर्काइव में रहेगा लंबे समय तक। तीसरा पॉडकास्ट करेंगे जब आप वो छोड़ के कुछ और करेंगे। भगवान श्री कृष्ण रणछोड़ दास के नाम से जाने जाते हैं। उनका ये भक्त हम्म, छोड़ दास के नाम से जाना जाए कि भाई इसने हर चीज तब छोड़ी जब ये पीक पे था। जब पीक पे था। तो ग्रेट। ईश्वर ने चाहा तो आज से 7 साल बाद, जब मैं 45 का होऊंगा, 8 साल बाद, करंट में मैं 37 में रनिंग हूँ, मैं ये भी छोड़ दूंगा। अब ये क्या स्टेज होगी नहीं पता है, लेकिन फिर किसी और दौर में मिलेंगे आपसे। पक्का सर, डन। 100%। मैं यही बैठा मिलूंगा आपको। मैं पता नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा शायद। जैसे भी आपने कहा ना मुझे, जैसे इसके पीछे जो, क्योंकि मैं भी ऐसे ही करता हूँ, तो इसमें एक और चीज है जो एंगल, इसमें क्यूरोसिटी का बहुत एंगल है एक्चुअली। हमारे खुद के बहुत चुले, ये भी जानना है वो भी जानना है, फिर वो जान लिया तो कहते हैं अब जान लिया तो अब बताना है। अब वो इसी प्रोसेस में कब टीचर बन जाते हैं पता ही नहीं पड़ता। ठीक है। इसी प्रोसेस में यूट्यूब चैनल। अब सर एक छोटे से, अब आप आए हैं तो विवाद वो है ना कि कई बार कुछ लोग ऐसे हैं जिनका ऐसा होता है कि इनकी फोटो लगे है तो नीचे बोले कि ये दिस इज फोटो कमेंट, तो वो नीचे लगा कुछ कहूंगा तो विवाद हो जाएगा। ठीक है। तो अभी कोचिंग की बन जैसे बात कर रहे थे कि कोचिंग में, तो अभी कोचिंग को लेके एक विवाद चला, दुखद हादसा हुआ बेसमेंट में। उसके बाद इंडस्ट्री के बड़े बड़े नामों को टारगेट किया, मतलब किसी के साथ तो हुआ था उनको करना ही था, पर जो नहीं थे उनका भी टारगेट किया गया। फिर उन्होंने कुछ बयान किया, उन्होंने बयान किया, हमने वीडियोस देखे दुनिया भर के। तो ये जो पूरा एपिसोड था इस पे आपका क्या कहना है सर ओवरऑल? हादसा दुखद था, पहला स्टेटमेंट तो यही है। लेकिन इस पूरी घटना को इस पर्सपेक्टिव से देखना कि ये कोचिंग वालों की ही गलती से था, ये हाँ। अधूरा सत्य था। इजी टारगेट होते हैं, उन्हें बना दिया गया था। कुछ लोग कह सकते हैं कि आप कोचिंग वाले हैं इसलिए आप इस बात को कर रहे हैं। नहीं, कल को मेरे साथ भी ऐसा हुआ तो संभवतः मुझे टारगेट किया जाएगा, क्योंकि गोल इजी है। आपको मुझे पॉइंट आउट करना इजी है, लेकिन आप उस इंजीनियर को, उस प्रशासनिक अधिकारी को टारगेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप जानते ही नहीं है कि कौन इस काम के लिए जिम्मेदार था। एक तरफ आप प्रशासनिक नौकरी में जाना चाहते हैं और आपको यही नहीं पता है कि नाला किसके पास है, आपको यही नहीं पता है कि सड़क किसके पास है, आपको यही नहीं पता है कि यहाँ अंडरग्राउंड में संस्थान चलेगा, इसकी परमिशन देने वाला कौन है, प्रॉपर इस जगह की इंक्वायरी करने वाला कौन है, इलेक्ट्रीशियन कौन है, उस जगह के लिए अग्निशमन का कार्यवाहक व्यक्ति कौन है। तो जिम्मेदार तलाशना बहुत मुश्किल था, चूंकि ये दुखद हादसा था। और देखिए क्या होता है सर, एक बहुत बड़ा कथन है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, लेकिन एक हाथ से चुटकी बजती है। तो कुछ लोगों ने कहा कि कोचिंग वालों ने इसी लूप पोल का फायदा उठाया और उन्होंने अपने अंडरग्राउंड्स में क्लासेस शुरू कर दी। ये कुछ वैसा ही है सर कि आज हमारे समाज का कोई भी व्यक्ति केवल इतना सा आत्मावलोकन कर ले
कि क्या उसने अपने जीवन काल में सारे नियम फॉलो किए हैं? सर, अगर कोई व्यक्ति ऐसा मिल जाता है तो मेरा दंडवत है उसको। लेकिन मैं इतना श्योर हूं कि इस समाज में अगर 50% से ऊपर भी ऐसे लोग मिल जाएं जो ये कहें कि मैंने सारे रूल फॉलो किए, मेरा नंबर तो ये 90% से ऊपर है, पर कोई ऑफेंड ना हो जाए इसलिए कह रहा हूं, 50% से ऊपर भी ये देश ऐसा बन जाए तो ये देवभूमि है। सर, हम कितने रूल तोड़ते हैं, कॉन्शियसली देखना। आप और मैं ऑन कैमरा इस बात को स्वीकार करने को तैयार हैं। न जाने कितनी बार हमने ओवर स्पीडिंग की है, न जाने कितनी बार हो जाती है। नंबर दूसरा, न जाने कितनी बार ऐसा हुआ है कि हम अपनी गलियों में बिना हेलमेट के बाइक से निकले हैं। जाता है। प्रोटोकॉल है कि हम हेलमेट से निकलें। विदेशों में आप साइकिल पे भी हैं तो हेलमेट से जाएंगे। आपके साथ में बहुत बार ऐसा हुआ है कि आपको सीट नहीं मिल रही है, टिकट कंफर्म नहीं हो रही है ट्रेन में, टीटी से मनुहार किए, भाई साहब देख लो। होता है। नेक्स्ट, आपका बत्ती कहीं पे चालान कटता है, आप अपनी तरफ से उनको प्लीज करते हैं, सर संभव हो तो देख लो, मैं फलाने सिंह का दोस्त हूँ, फलाने सिंह का भाई हूँ, बेटा हूँ, नाती हूँ, सब हूँ। डियर ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है तो पीछे पड़ता है, मैं राशन कार्ड बनाना है, सर आधार तो बनाना है। मैं वही बोल रहा हूं कि अगर कोई इसमें से रास्ता निकाल करके खुद का भला कर ले गया तो कोचिंग के ऊपर मेरा कमेंट इतना ही है कि वो लोग भी इसी सिस्टम के हिस्से हैं और उनको ये समझ में आ गया था कि इसके साथ काम कैसे करना है। इसमें मीडिया की भूमिका पे क्वेश्चन हम्म, ये मेरा कि मीडिया भी क्या है, जैसे आपने कहा बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि मीडिया ये पूछे कि यार अगर ये नीचे हादसा हुआ तो चलो कोचिंग वालों ने तो खोला, तो इन पे तो उंगली उठाओ, किसने खोलने दिया, किसने चलने दिया। वो इतना कन्वीनियंट नहीं था तो जो कन्वीनियंट है फटाफट कर लेते हैं क्योंकि हमको चाहिए ब्रेकिंग न्यूज। ब्रेकिंग और न्यूज। ब्रेकिंग इतनी ब्रेक हो सकती थी, ज्यादा ब्रेकिंग में न्यूज पुरानी हो जाती है। इस ब्रेकिंग में भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है सर, आप और मैं सोशल मीडिया के दौर में हैं और सोशल मीडिया असल मायने में मीडिया को ही कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। आप और हम भी कहीं ना कहीं व्यू से डिराइव्ड हैं कि जनता क्या देखना चाहती है। न्यूज वालों को भी पता है कि जिन्हें देखा जा रहा है अगर उन पर न्यूज बनेगी तो हमारी सेल्स बढ़ेंगी, हमारी टीआरपी बढ़ेगी, और टीआरपी बढ़ेगी तो एडवर्टाइजमेंट बढ़ेगा, एडवर्टाइजमेंट बढ़ेगा तो रोकड़ा आएगा। पूरा की पूरा देश अर्थ से ही ड्रिवन है, इमोशंस को तो मसाले के रूप में उपयोग किया जा रहा है। अब जिनको भी आपने टारगेट किया वो सब फेस थे, चाहे कोई से भी टीचर रहे हों, चाहे दिव्यकीर्ति सर रहे हों, ओझा सर रहे हों, चाहे वो संस्थान जिसके अंदर ये हादसा हुआ हो। मैं किसी को भी डिफेंस नहीं दे रहा हूं सर, आई एम नॉट द अथॉरिटी, बट मैं एज न्यूट्रल स्पेक्टेटर जब इस पूरी घटना को देखा, हमने कई सेशन इस बात पे भी किए कि ये घटना क्यों घटी, इसके अंदर क्या गलतियां थी। लेकिन जब मैंने पूरा विश्लेषण किया तो ये भी देखा कि उनको जिस तरह से बुली किया जा रहा था, आज सर एक पार्ट तो ये देखा गया कि मुखर्जी नगर के अंदर ये हादसा हो सकता था, इस डर में दृष्टि संस्थान वहां से शिफ्ट कर गया है। ऐसे में आप विचार कीजिए कि सर वहां दृष्टि की वजह से जो मार्केट चल रहा था उसमें कितने लोग बेरोजगार हुए। सरकार ने कानून लागू कर दिया कि साहब आप नहीं चला पाएंगे, संस्थान वालों ने नियम बना लिया कि सर अब हम नहीं करेंगे क्योंकि भविष्य में कोई हादसा हो गया तो ब्रांड खराब होगा। लेकिन कितनों की रोजी रोटी चली गई, सही बात, कितने लोग बेरोजगार हो गए। तो ये एक इकोसिस्टम है। मैं तो केवल इतना ही कहूंगा कि इस तरह से कोई भी एक्शन लेने से बेहतर है कि सरकार पहले एक स्थापित क्षेत्र बना दे, जैसे SEZ बनाया जाता है इंडस्ट्रीज के लिए, कोचिंग के लिए डेडिकेटेड क्षेत्र बना दो कि भाई यहाँ पर सारे प्रोटोकॉल फॉलो होंगे, जैसे अपने जयपुर में बनाया गया है। बनाया गया है ना, तो ऐसे आगे भी हो सकता है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है सर, हो सकता है आगे भी ऐसा हो सकता है होगा। अच्छा, मैं मीडिया पे बात कर रहा था। मीडिया क्या है, मीडिया मुद्दे ढूंढती है, सस्ते मुद्दे या बिकने वाले मुद्दे। और जैसा आपने कहा गेम पूरा एडवर्टाइजमेंट का है, गेम पूरा TRP का, तो या तो ये TRP का गेम के अभी जो चलेगा उस पर कर दें, या फिर आज की डेट में सब अपने अपने नैरेटिव चला रहे हैं। मतलब एक अपन ने देखा कि एक होता है कि निष्पक्ष रिपोर्टिंग, वो तो कहीं होती ही नहीं। वो तो ये है कि भाई एक मुद्दा है, अगर वो किसी राज्य विशेष में किसी वर्ग विशेष के साथ हो गया तो हमको पता है कि अरे 4 चैनल कवर करेंगे और ये 4 नेता बयान करेंगे और फिर इस पे ये होगा। अच्छा, अगर ये उस क्षेत्र में उस विशेष में हुआ है तो फिर ये वाले नेता और ये वाले मीडिया, तो निष्पक्षता तो कहीं दिखती नहीं है। मुझे इसमें सवाल है कि चलो मीडिया का समझ में आता है, इनका दाल रोटी वैसे ही चल रही है, नेता है वो इसी प्रोफेशन में। इसमें कई सोशल मीडिया के लोग जिनको हम मानते कह रहे तो इंडिपेंडेंट आदमी, यार ये तो हमें अच्छी बात बताएगा, उन तक ने भी साइड्स ले रखा है कि ये वाले मुद्दे पे ये चैनल बोलता है और उस वाले मुद्दे पे वो चैनल बोलता है। और प्रतिष्ठित बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जिनके काफी वीडियोस वगैरह देखे गए, तो उस पे क्या कहना है कि ये सोशल मीडिया वाले जो इंडिपेंडेंट है, जिनको की जनता ने बनाया, ये TRP से नहीं चल रहे कि इनको तो जनता देख रही है, जनता के लाइक कमेंट से चल रहे हैं, तो इनको तो जनता के प्रति निष्पक्ष होना चाहिए, ये भी एजेंडा रन कर रहे हैं। एक कहावत है अपने क्षेत्र में, यत्र राजा तत्र प्रजा। वर्तमान में ये उलट हो चुका है। ओके, यत्र प्रजा तत्र राजा। जनता क्या चाहती है
उसके हिसाब से इस लिबरलाइज्ड मार्केट में, इस ग्लोबलाइज्ड मार्केट में सप्लाई हो रही है। ओके। जनता चाहती है कि मेरे ईगो को सेटिस्फाई करो, मोदी को गाली निकाल के, तो मोदी को गाली निकालने वाले चैनल खड़े हो गए। जनता चाहती है कि मोदी भक्ति करके मेरे ईगो को सेटिस्फाई करो, तो मोदी भक्ति करने वाले चैनल खड़े हो गए। राहुल जी को भविष्य का प्रधानमंत्री बताओ, अगर ये मैं बात सुनना चाहता हूं, एक ऑडियंस इस बात को सुनना चाहती है, तो उसके चैनल खड़े हो गए। तो असल मायने में बजाय इसके कि मीडिया और सोशल मीडिया ये परोस रही है, सही मायने में इसका रिवर्स है। जनता चाह रही ऑडियंस है। ये चाह रही है। आप अगर किसी ऐसे व्यक्ति से खफा हैं कि वो इस तरह का वीडियो ना बनाए, आप मत देखिए ना। आप देखने गए, उसके वीडियोस के व्यूज आए, तभी तो उसने वीडियो के लिए बनाने की मेहनत की। सही बात। तो ये पूरी तरह डिमांड एंड सप्लाई है। अपन मार्केट के आदमी हैं, समझते हैं डिमांड होती है तो सप्लाई होती है, सप्लाई से डिमांड जनरेट नहीं होती। बात रही नैरेटिव की कि डिमांड जनरेट की जा सकती है, हाँ ये बात ठीक है। एक कंट्रोल तरीके से डिमांड भी क्रिएट की जाती है, और वो लोग, हमारी ऑडियंस इस बात को समझ नहीं पाती कि आपकी नजर में इस बात को भी जमाना कि प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार भी बनेंगे या राहुल गांधी जी भविष्य के पीएम बनेंगे, इसको बनाने के लिए भी बड़े बड़े आउटलेट्स हैं जो प्रॉपर मेहनत करते हैं कि इसके मुंह से ये बुलवाना है, इसके मुंह से ये बुलवाना है, इस न्यूज चैनल में आना है, इस विदेश यात्रा में ये डायलॉग दिलवाना है, यहाँ पर इस पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ भोजन करवाना है, इतनी देर पैदल चलना है। ये सब चीजें प्लांटेड होती हैं, बट इसके बावजूद भी जब इलेक्शंस आते हैं, एग्जिट पोल गलत हो जाते हैं। सही बात। ग्रेट। और सर सोशल मीडिया पे मुझे एक चीज से चिढ़ है, मतलब मेरे फील्ड में तो स्पेशली चिढ़ है, आप भी इससे सहमत होंगे। हाफ नॉलेज वाले चैनल बहुत, मीडिया में तो कम से कम क्या है कि मीडिया में अगर एक चैनल आ रहा है कच्चा पक्का कुछ भी है, उसके पीछे रूल्स है, रेगुलेशन है, मोटा पैसा लगा है, तो वो आता है उसमें कुछ ना कुछ। जैसे एक मीडिया नया चैनल बनेगा तो उसमें यार 4-5 पुराने रिपोर्टर की यार 15 साल का अनुभव लेके आओ, 2-4 अच्छे बोलने वाले लेके आओ, एक एमडी लेके आओ, एक एडिटर लेके आओ, कुछ तो ऑथेंटिसिटी होगी। सोशल मीडिया पे तो आपको बस माइक चाहिए, एक कैमरा चाहिए, आपने बना दिया। तो बहुत सारे हाफ नॉलेज वाले चैनल कि पता नहीं है कुछ भी पर बना रहे हैं। सर ये जो फ्लड ऑफ नॉलेज का दौर है ना, इसमें एक बहुत बड़ा, आप लोग तो अब सामना कर रहे हो इस चीज का, हम लोग कोरोना काल में इसका सामना कर चुके हैं। ओके। असल में कोरोना काल में एडटेक का डेवलपमेंट शुरू हो रहा था। हर वो आदमी जिसके पास पेन था, कैमरा था, बोर्ड था, वो टीचर बन गया था। हालात ये हुए कि सर हर व्यक्ति ने अपने अपने कोर्सेज निकाल दिए। कोर्सेज की इस तरह बाढ़ आई कि जहां एक व्यक्ति 1 लाख रुपए में कोर्स बेच रहा है, 29 रुपए तक में कोर्स बेचने आ गया। 29 रुपए 29 ओनली। और सेम कोर्स जो 1 लाख का था। अब मैं मतलब सेम है इस ये तरह कहना का, तो मेरे लिए गलत होगा। सेम इन द सेंस वही टॉपिक वही टॉपिक, या फिर ये पकड़िए कि एक व्यक्ति है जो यूपीएससी की कोचिंग 1.5 लाख में बेच रहा है, एक संस्थान 99 रुपीज में यूपीएससी की कोचिंग करा रहा है साहब। अब जब आप इस तरह की चीज देखते हो, सबसे बड़ा फरेब किसके साथ होता है? यूजर के साथ। यूजर के साथ। आज एडटेक वाले रोते हैं कि हमने हाय राम इसका क्या कर दिया, आज कोई पढ़ने क्यों नहीं आ रहा, आज कोई सुन क्यों नहीं रहा। और उस पूरे दौर में मेरे जैसा आदमी नौकरी छोड़ के बैठ जाता है, क्योंकि मुझे एडटेक में फ्यूचर ही फ्यूचर दिखता है। क्यों? क्योंकि मुझे दिखता है कि जब प्रोडक्ट अच्छा होता है ना, तो उसको ये डर नहीं होता कि मार्केट है या नहीं है, वो तो अपना बना लेगा। मैं आपको बताता हूं सर, मेरा एक कोर्स होता है, फाउंडेशन कोर्स आता है, एनसीईआरटी की किताबें पढ़ाता हूं मैं, और उसके ऊपर हम डिटेल में चर्चा भी करेंगे आगे चल के। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये 4 सब्जेक्ट का कोर्स लाता हूं। आप यकीन माने कि हम 7 दिन कोर्स लाते हैं और हमारे पास वेटिंग 2-2 महीने की चलती है कॉल सेंटर पे कि ये कोर्स कब आ रहा है, इसका एडमिशन लेना है हमें। और प्राइजेस, जहां मेरा वो कोर्स 400 रुपए में भी लोग पढ़ा रहे हैं, मैं उसे 5,000 में भी निकालता हूं, तो भी 7 दिन के अंदर हमें 2 दिन एक्स्ट्रा खोलना पड़ता है, क्योंकि वेटिंग क्लियर नहीं होती है। क्या बात। अब आप मुझे बताइए कि यदि प्रोडक्ट में दम है, तो फिर आपको टेंशन किस बात की है? आपने जो अभी बोला कि इतनी सारी जो इंफॉर्मेशन, हाफ इंफॉर्मेशन के साथ लोग आ रहे हैं, इनको बढ़ावा कौन दे रहा है? वो ऑडियंस जो सस्ता नशा कर रही है इनके ज्ञान का। लेकिन जब वो पटक नहीं खाएंगे, उनकी गलत एडवाइस पर जब उनका पैसा डूब जाएगा, उनकी गलत एडवाइस पर जब उनका पूरा की पूरा इकोसिस्टम हिल जाएगा, वही लोग उनको सबसे पहले खत्म करेंगे। और उनका खत्म होना एक अच्छे कंटेंट को लंबे समय तक सर्वाइवल देगा। ऐसा हर बार होता है। तो फ्लड का तो आना जाना लगा रहता है, लेकिन मैं जो इसमें मैं थोड़ा बहुत जिम्मेदार है ना, मतलब ऐसा समझो, इस यूथ पे एक सवाल है ये वाला मेरा आपसे, और जो आपने कहा उसी से रिलेटेड है कि
जनता जो देखना चाहती है बंदा वो बना देता है। अब मैं ये कंफ्यूज हूँ कि यार जनता गलत चीज क्यों देखना चाहती है। जैसे आप कोई नॉलेज की बात बताओगे, आपने कहा यार मैं आज आपको एक टॉपिक बताता हूँ बहुत जोरदार। अब अपन टॉपिक अच्छा बता रहे हैं, सपोज उस पे 1 मिलियन व्यू आ रहे हैं, ये तो आपका ना टैलेंट है, भगवान का आशीर्वाद है कि यार 1-2 मिलियन व्यू आ जाते हैं। बाकी कोई व्यक्ति है जो टैलेंटेड चीज बता रहा है, उस पे 1 लाख व्यू आ नहीं पा रहे हैं। और कोई आके छत पे नाच गया, हम्म, कोई मेकअप कर लिया, कोई हँसी मज़ाक कॉमेडी कर गया, कोई अश्लील वार्ता कर गया, और भाई साहब उस पे 25 मिलियन व्यू, 50 मिलियन व्यू। फिर उसको बिग बॉस में बुला लेंगे, उसको जज भी बना देंगे, उसको कुछ भी कर देंगे, बोले यार भाई साहब ये। अब मैं बोल रहा हूँ कि जब ऑडियंस, वही सस्ते नशे वाली बात, कि जब एंटरटेनमेंट है जिससे तुम्हारा कुछ होगा नहीं, फालतू की बात है, हँसी मज़ाक है, गाली है, हिंसा है, कुछ होगा नहीं, उसको तुम बोरे भर-भर के व्यू देते हो, उसको तुम स्टार और सेलिब्रिटी बनाते हो। और जो अच्छा टैलेंट, अच्छा कंटेंट मेहनत करके बैठा है, उसको तुम यार 100-200 के पे रुला देते हो। तो ये यूथ का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं अपन, कि भारत का यूथ, भारत को आज नंबर 3 अर्थव्यवस्था, अपन बात करते हैं कि यार हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, कर भी देंगे भगवान चाहे, हम भी उसमें लगे हुए हैं कि भारत करे, टॉप 3 में आए, नंबर 1 भी बने। लेकिन उसके पीछे बेस क्या है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड। आपके पास इस समय सबसे ज़्यादा यूथ है, सबसे टैलेंटेड यूथ है, इसी तो। पर अगर यूथ यार ये कर रहा है, तो हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कैसे लेंगे? और जब ये डिमांड है, तो फिर सप्लाई तो डिस्टर्ब होगी नहीं होगी? सर इसको डिमांड नहीं कहते अपन। हाँ। होता क्या है कि इस मार्केट में हर आदमी उस तरफ अट्रैक्ट होता है जहां उसे ये लगता है कि ये वो नहीं है जो मैं हूं। हुँ, और इस अट्रैक्शन को अभी जब से इंटरनेट क्रांति आई है, इतनी ज्यादा अट्रैक्शन मिली है ना। जैसे मैं आपको बताऊं, आपने जैसे अभी जवाब दिया, मैं उसको स्ट्रेट लाइन में बोलता चला जाता हूं। एक लड़की है उर्फी जावेद नाम से, हाँ, हाँ। कुछ भी पहन के घूमती है। हुँ, ऐसे एक व्यक्ति है दीपक कलाल करके, हुँ, वो गाली खाने के पैसे लेता है। हुँ। अब आपको मैं कहूं कि मैं आपको गाली दूंगा, पैसे ले लो, आप कहोगे कि भाई साहब जान ले लो, गाली नहीं दे सकते आप। सही बात है। वड़ा पाव वाले हैं, वड़ा पाव से ज़्यादा लड़के पैसा कमा है लेते ना? हैं। वहीं दूसरी बात, अगर मैं आपसे बात करूं कि सर ये जो पहनकर घूम रही है विचित्र ड्रेस, आप अपने घर की किसी गृहिणी को इस तरह की हरकतें करने दे सकते हो क्या? पागल हो रहे हो क्या यार? ये क्या ड्रेसिंग सेंस है क्या? हुँ, बस, आपकी जहां बाउंड्री है उसने वो बाउंड्री तोड़ रखी है। और जो वो बाउंड्रीज तोड़ी है ना, लोगों के लिए वही एंटरटेनमेंट बन गया है। हुँ, असल में जनता उस चीज को देख करके, उस विचित्रता को देख करके, आप लोग जब बचपन में थे, मैं जब छोटा था, तब हमारे सिलेबस का हिस्सा हुआ करता था 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। हुँ। क्यों दुनिया देखने जाती थी? विचित्रता क्या थी? अलग थे, कि यार डिफरेंट थे ये यार। वैसा नहीं है, इस जैसा कोई नहीं बना सकता। ये लीनिंग पिरामिड कोई बना नहीं सकता यार, ये झूल कैसे रही है और अब तक गिरी क्यों नहीं? और ये ताजमहल इतने दिन से बना है, अब तक ऐसे कैसे खड़ा है? हुँ, या फिर ये मीनार ऐसे खड़ी है, अब तक खड़ी क्यों है? दैट मीन्स आपकी जो विचित्रता थी, वो अंतरराष्ट्रीय खबर थी। हुँ। अब आपको इंटरनेट की वजह से विचित्रता हर दूसरे व्यक्ति में दिख रही है। और आप देख दूसरा के देखिए, सरप्राइज हो कि यार इतनी भीड़ में मैं बोल नहीं सकता, ये नाच के चला गया। विचित्रता देखी जा रही कचरे है। में लौट के चला गया, कचरे में नाली लेट में के लौट चला के गया। चला गया। अब वो एक लड़का है, मैं नाम हाँ, भूल रहा हूँ हाँ। उसका, क्या है वो? सुपरस्टार है वो। हाँ, सुपरस्टार बनता है अपने आप में। तो वो लोट जाता है कहीं भी। अब क्या है? अब आप पूछते हो कि फिर क्या सभी को ये काम करना चाहिए? सर बस मैं तो केवल आपसे इतना सा पूछूँगा कि आप अगर सही मायने में उस व्यक्ति के साथ व्यवहार रखने के इच्छुक हो, हुँ, तब तो आप निश्चित रूप से मानसिक रूप से रिटार्डेड हो। आपको लगता है कि जो व्यक्ति कचरे में लेट गया, कल को आप अपने बच्चों का विवाह उसके साथ करने का सोच लोगे, तो निश्चित ही आपको सोचने की आवश्यकता है कि फिर तो समाज का खत्म हो लिया काम। विचित्रता बिक रही है, ये सत्य है। लेकिन क्या आप रिलेशन मेंटेन करोगे, ये आपके ऊपर है। राखी जी। सावंत को आप वायरलिटी के कारण सुन सकते हो कि ये कुछ भी बोल सकती है। लेकिन अगर मैं आपसे कल को ये कहूं कि क्या आप इसको माता सीता के रोल में देख लोगे? हुँ, नहीं। इंपॉर्टेंट ये है। तो समाज में अच्छाइयों को बैलेंस करने के लिए ही बुराइयां हैं। बुराइयां चूंकि हर जगह पहले विजिबल नहीं होती थी, इंटरनेट ने उन्हें ऑडियंस दे दी, और वो ऑडियंस उन्हें रेस्पेक्ट नहीं दे रही है सर। हुँ। आज एंटरटेनमेंट है, खेल आज रही है उनके साथ मैं में, छोड़ आपको एक देगी। बहुत अच्छी बात बताता हूँ, संभवतः आपके मन का ये डाउट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। मैं जब मार्केट में होता हूँ, सर, बाय गॉड ग्रेस, टच वुड, जो ऑडियंस मुझसे मिलती है, उनका प्रयास होता है कि मैं कैसे इनके पैर छू लूं, अगर वो मुझसे छोटा है। हुँ, बड़ा है तो उसका मन होता है कि मैं कैसे इनके गले लग लूं, हुँ, मैं इनको कैसे ब्लेसिंग्स दे दूं कि बेटा आप बहुत अच्छा कर रहे हो। ये मेरे कंटेंट की ही ताकत है, मेरे किए गए कार्य की ताकत है कि मैंने अपने कर्मों से कोई भी ऐसी समाज में कुरीति नहीं फैलाई, ऐसा कोई भी मैलाफाइड इंटेंशन मैंने पेनिट्रेट नहीं किया, जिससे समाज में एक गलत नैरेटिव सेट हो। हुँ।
तो आज उसका एडवांटेज क्या है कि कोई दूसरा दूर से खड़ा हुआ व्यक्ति सम्मान में मेरे नजदीक आता है, गले लगता है। ऐसे एन नंबर ऑफ इंसिडेंट्स हैं, संभवतः वही वो मेजर इंसिडेंट्स हैं जिन्होंने मुझे सरकारी नौकरी छोड़ने पे विवश कर दिया कि नहीं यार, मेरा संसार अब बड़ा हो चुका है। क्योंकि ये जर्नी है ना लाइक कमेंट पे नहीं चलती है, जो हाँ। फिजिकल वर्ल्ड में जो इमोशन टच होते हैं ना, चलती उससे। सर, एग्जैक्टली। मैं श्रीनगर गया, एयरपोर्ट से जब एंट्री कर रहा तो सीआईएसएफ सिक्योरिटी संभालती है एयरपोर्ट्स की। मेरे लिए शायद ही कोई ऐसा एयरपोर्ट होगा जहां मुझे किसी सीआईएसएफ के इंस्पेक्टर ने आकर मेरे साथ तस्वीर ना खिंचाई हो। शायद ही कोई ऐसा एयरपोर्ट होगा। बोले सर हम आपसे पढ़ते थे। मुझे कितना अच्छा लगता है। मैं इंटरनेशनल के लिए लाइन में लगा हुआ हूँ। लोगों के बीच में अलग भाव होता है जब टीचर को वो इतना रेस्पेक्ट से देखते हैं। मैं एक जिक्र हर बार करता हूँ। मैंने जब घर लिया तो रजिस्ट्री कराने के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस में गया। मैं लाइन में लग कर गया क्योंकि टाइम दिया जाता है कि आपका 11 बजे रजिस्ट्री का टाइम है। मैं पहुंचा। मैं वहां पहुंचता हूं तो सामने की तरफ कोई नहीं था। वो शीशा लगा हुआ था, सामने कोई भी स्टाफ बैठा ही नहीं था। तो मैंने कहा अरे भाई कहाँ गए सबके सब? देखा तो सब लोग लाइन लगा के पैर छूने के लिए खड़े हुए हैं। सर हम आपके स्टूडेंट हैं। सर वो कितनी बड़ी अनुभूति होती है। मैं आरपीएम में राजस्थान पुलिस अकादमी में ट्रेनिंग कर रहा था। पैरेलल हमारे वहां पर बैचेस ट्रेनिंग कर रहे थे, इंस्पेक्टर्स के थे, मेरे साथ वाले जो पुलिस वाले थे उनके थे। वहां पे जो रेस्पेक्ट मिला सर, मैं बोल करके मतलब वर्दी को अंदर की बातें नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन मतलब आप समझिए कि ये ज्ञान की वैल्यू है सर। तो आप और निराश ना हो। नहीं, मैं निराश नहीं, मैं तो बस आपके मुंह से टॉपिक निकालना चाह रहा था कि ये जो लोग बाग आज की डेट में वो एक क्या और है, छोटा सा उदाहरण, आपके यहाँ पे परेशान हो फ्रेम रहा। पे ना प्रेमानंद बाबा की तस्वीर लगी है। हाँ। मैं बहुत सुनता हूँ इनको। आप मुझे ये बताइए कि ये भी यूट्यूब पर है। इनका कंटेंट कितने लोगों के जीवन में परिवर्तन ला चुका है? बहुत मेरे खुद के ला चुका, मैं तो खुद कहूँ। मैं बोल रहा हूँ कि जिन्होंने इंटरनेट से एक तरफ उन गंदगी को देखा, एक तरफ इंटरनेट पे लोग इनको भी देखते हैं और इन्हें देखकर ना जाने कितनों ने अपनी कितने तरीके की गंदी आदतें छोड़ी हैं। आप जब सड़क पर निकलते हैं तो लोग इन्हें देवतुल्य तरीके से अपनी तरफ से इज्जत प्रेषित करते हैं। तो सर समाज में हर तरह की चीजें हैं, वही है, प्लस है तो माइनस भी है, समाज बैलेंस में है। बस वही थोड़ा जो मैंने कहा कि आपका कमेंट इस पे चाह रहा था कि यार एक्चुअली क्या लोगों के आजकल ये सवाल आते हैं, या मैं रील वगैरह देखता हूँ कि यार भाई पढ़ लिख के क्या मतलब, बड़ा बाव वाले बन जाते, नहीं लड़ झगड़ी लेते, उल जुलूल कपड़े ही पहन लेते, छत पे ही नाच लेते। तो वो एक मीम चलता है बहुत ज्यादा खतरनाक कि कोई किसी अच्छे यूट्यूबर की जो ये इस तरह के हैं, इनकी पुरानी वीडियो चला के कि भाई 5 साल पहले बस यही करना था, अगर ये कर लेता दे कि तू भी कच्चा बादाम में नाच लेता ना, तो आज देख इतनी बड़ी गाड़ी होती, इतना बड़ा घर होता, तू कहाँ लग गया? नहीं सर, बिल्कुल मैं 1% भी इस बात को एंडोर्स नहीं करता। और ऐसी सस्ती पब्लिसिटी होने से बेहतर है कि मैं गुमनामी में मर जाऊं। और उन सभी से जो आपके ऑडियंस हैं उनसे मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, मनोरंजन के लिए आप कुछ भी देख रहे हैं चलो समझ में आता है, लेकिन ज्ञान के लिए और मनोरंजन के लिए आपको क्या देखना है, ये विवेक अगर आप में नहीं है तो निश्चित ही आप भविष्य के लिए खतरा है। तो शोषण ही होगा आपका। शोषण है। एक और चीज इसमें, जैसे अभी आपने कहा आपका एक कोर्स है 5,000 का, आपने लॉन्च किया और अभी तो भगवान की कृपा है मस्त लाइन लग के बिक रहा है। कुछ केसेस में जैसे मान लो अभी आपके कोर्स को 1 लाख लोग बच्चे लेते होंगे। अगर आप कह रहे हो 5,000 रुपए लो, ये स्किल सीखो, ये इसको पढ़ो, मेहनत करो, फिर आगे करो, इसकी ऑडियंस कम है। अगर कोई बंदा इसी समय कहते कि साहब 5,000 नहीं 20,000 लूंगा, लेकिन 21 दिन में पैसा डबल, तुम आओ मैं तुम्हें ऑप्शन ट्रेडिंग सिखाता हूँ, आओ मैं तुम्हें ना ये वाली स्कीम बताता हूँ, आओ तुम्हें कलर ट्रेडिंग बताता हूँ, तुम ये करके 21 दिन में 20 के ऐसे कर लेना, ये क्रिप्टो का एक कॉइन ले लो और फिर देखो ये अब 100 गुना कैसे होता है। तो उसकी ऑडियंस ज्यादा है। वहां आदमी जेब के पैसे लेके, गहना बेच के, उधार लेके पहुंच जाएगा। और आपसे जो 5,000 का कोर्स लेगा वो कमेंट में सवाल पूछेगा, हाँ क्या पढ़ाओगे, कितना पढ़ाओगे, रिफंड पॉलिसी क्या है, फलाना क्या है, ढीम का क्या है। तो आदमी जो ज्ञान की तरफ तो कम आकर्षित हो रहा है, वहां तो सवाल पूछ रहा है, और जो अज्ञान है, जो लूट है, वहां पे अंधे पैसे दे रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कभी वो एक बहुत अच्छा कोटेशन था कि किसी व्यक्ति को यह समझाना कि तू बेवकूफ बन चुका है से बेटर है इसको दोबारा बेवकूफ बना दो, ये आराम से बन जाएगा। इसको ये समझाओ कि तू बेवकूफ था, सुधर जा, वो नहीं सुधरता है। तो ये क्या मानसिकता है? क्योंकि अगर ये मानसिकता रही तो जो हमारा मुझे सर बार बार मैं एक चीज को घुमाता हूँ, मुझे मेरा डेमोग्राफिक डिविडेंड चाहिए। लोग कह रहे हैं कि यार भारत बनेगा सुपर पावर, तो बनेगा यूथ के पीछे। अब यूथ अगर इधर उधर भटकेगा तो फिर कैसे बनेंगे अपन? सर सक्सेस के लिए एक बहुत अच्छी लाइन है, देयर इज ए नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस, इफ यू टेक शॉर्टकट्स इट विल कट यू शॉर्ट।
तो जिन्होंने भी इस तरीके को अपनाया कि 21 दिन में पैसा डबल कर लो, वो संभवतः अब दीवार में अपने घर पे टक चुके होंगे। हम्म, क्योंकि उनके साथ धोखा हुआ तो वो धोखा हैंडल नहीं कर पाए। फाइनली उन्होंने गलत कदम उठाया और गलत कदम उठा करके अब वो दिवंगत हो चुके हैं। हम्म, सर, लाइफ में किसी भी चीज का शॉर्टकट नहीं है, ना सफलता का शॉर्टकट है। जिनको लगता है कि नहीं, उस फलाने ने इस तरह से पैसा कमा लिया था, रियलिटी उसके अकाउंट चेक करके पता लगाइए। हम्म, जिस दिन वो आपको दिखाने लग जाए कि मेरा ये अकाउंट है, जिस दिन आपको वो ये बताने लग जाए, क्योंकि इतना फेक होने लगा है ना आज के समाज में। कैमरा देखते ही स्माइल चालू हो जाती है, कैमरा देखते ही एनर्जी चली आती है, किराए की कार, किराए किराए की के कपड़े, कार, किराए का हाँ, जेट। जेट। तो अब ये पहचानना, ये जब जब इंफॉर्मेशन की बहुत ज्यादा बारिश होगी, इस तरह की सर मेंढक बाहर आएंगे। अब आपको समझना है कि आप मेंढक देखने पहुंचे हैं कि मगरमच्छ। समय आपका है, अब आप उस पर इन्वेस्टमेंट करें। रही बात इस चीज की कि ये जितनी भी तरीके हैं, लोगों ने पैसे कमाने के जो शॉर्टकट निकाल लिए हैं, मैं केवल इतना ही कहूंगा सर, जितना हो सके ना फाइनेंशियल लिटरेसी लें। मैं इसके लिए बार-बार आपको, आप आज बिहाइंड द सीन भी अपन चर्चा कर रहे थे कि मैं एक चैनल है हमारा बातें बाजार की, हम्म, उस पर फाइनेंशियल लिटरेसी ही देने की प्रयास कर, क्योंकि मुझे ये समझ में आया कि एज एन एडुकेटर मुझे टीचिंग करना पसंद है। तो मैंने बातें बाजार की भी शुरू इसीलिए किया था। जो चैनल बनाया वो शुरू क्यों किया कि मार्केट में कम से कम आपको ये तो बता सकूं कि भाई ये घटना घटी है तो इसका इम्पैक्ट ये है, ये गलत है और ये सही है। मैं अपनी ड्यूटी निभा देता हूँ, आप अपनी ड्यूटी निभा लो, और आप भी वही सब काम कर रहे हैं। सब फाइनेंशियल हाँ। लिटरेसी पे मैं बहुत सारी चीजें लाइन पे अभी मेरे आप कोर्सेज वगैरह देखे होंगे। मैंने एक कोर्स लिया सीक्रेट्स ऑफ मनी। वो कंप्लीटली कोर्स इस बारे में ही है कि भैया लोग पैसे को जानते ही नहीं है। लोग कह रहे हैं सब पैसा कमाएंगे, तुम जानते क्या हो पैसे का माइंडसेट क्या है? सत्य। क्योंकि वो ये कहते हैं कि गरीब से हाय मत लो, गरीब से राय मत लो। तो गरीब से राय का मतलब है कि उसकी मेंटेलिटी वो है, वो क्या ही बताएगा तुम्हें। तो जो टॉप मेंटेलिटी वो शेयर नहीं होती। तो पैसा कमाते कैसे हैं, पैसा बचाते कैसे हैं, ये ब्रांड पे लगाएं कि नहीं लगाएं, इन्वेस्ट कहाँ नहीं करें, कहाँ करें, इन्फ्लेशन क्या होता है, इसको बहुत डिटेल में कॉन्सेप्ट पे बढ़ाया। और अभी स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड पे कुछ ना कुछ लेके आ ही रहा हूँ। चलो सब एक लास्ट डेटा है, उसके बाद अपन पॉलिटिकल जियो पॉलिटिक्स पे निकल जाएंगे। बस कुछ एक डेटा है कि जो इलिटरेट लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, 12वीं से कम है, उनमें बेरोजगारी दर है 3%। जो ये हाई स्कूल वाले या आगे, इनमें है 18%। और जो ग्रेजुएट है इसमें 27%। यानी कम पढ़ा लिखे आदमी से 6 गुना ज्यादा बेरोजगार वो है जो थोड़ा पढ़ा लिखा है। जो ज्यादा पढ़ा लिखा है वो तो 9 गुना बेरोजगार है। अब इसमें इसके नुकसान 3-4 क्या है। पहला, लोग कहते हैं ज्यादा पढ़ के आदमी ज्यादा दुखी हो गया। क्यों? पहला जो नहीं पढ़ा, मान लो 12वीं पास आदमी है, 8वीं पास है, वो तो 16-17 साल की उम्र से काम धंधे पे लग गया। ये पढ़ने वाला आदमी तो 25 की उम्र में लगेगा, तो ये 9 साल का तो डेल्टा वहीं आ गया। दूसरा, 25 की उम्र के बाद भी यह है कि अब वो छोटा काम नहीं कर, अच्छा वो 16 से 25 में 9 साल पढ़ाई में लगाए भी। किसी का जेब का पैसा था तो उसने वो लगाया, किसी ने गहने बेच के, किसी ने जमीन बेच के लगाया, तो उसने अपनी कैपिटल भी जीरो की। और अब क्योंकि उसे रेस्पेक्टेबल मिल नहीं रही और छोटी वो कर नहीं सकता। मैं कल किसी पॉडकास्ट में कर रहा था तो किसी ने कहा भाई पढ़े लिखे आदमी के साथ ये दिक्कत है यार, वो पकोड़े का ठेला भी नहीं लगा सकता। क्यों? पकोड़े का ठेला, गरीब आदमी 10वीं पास पकोड़े का ठेला लगा के 50,000 महीना कमा लेगा। पढ़े लिखे के साथ ये समस्या है। तो पढ़ने लिखने की समस्या तो ज्यादा नहीं होगी। तो ये जो स्किल वाला गैप है, हम सब जानते हैं कि एजुकेशन ने आपको बनाया, एजुकेशन ने मुझे बनाया। और एक मिडिल क्लास आदमी अगर अपनी जी उन्नति चाहता है, एजुकेशन इज द रूट। बट ये स्किल वाली जो चीज कमी है अपने एजुकेशन सिस्टम में, इसको कैसे गैप करें? नहीं, आपका जो प्रश्न था स्किल पर आकर लैंड हुआ, लेकिन जो डेटा था वो एजुकेशन से रिलेटेड था। एजुकेशन में ही अगर स्किल पढ़ा दी जाए तो ऑटोमेटिकली वो वो खत्म हो फुलफिल हो जाएगा जाएगा। रिसेंटली मैंने एक अपने इंटरव्यू में ये जिक्र किया था कि ना केवल स्किल, बल्कि लोगों को इंजीनियरिंग जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज पढ़ने वाले या मेडिकल जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज पढ़ने वाले जितने भी लोग हैं, उन्हें स्किल के साथ साथ ह्यूमैनिटीज भी पढ़ाई जाए। अब आप पूछेंगे कि बात स्किल की हो रही है, आप ह्यूमैनिटीज की बात कर रहे हो। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, ये हम सबने सुना है। लेकिन एक इंजीनियर को ये नहीं पता कि मेरे लिए कौन सा महीना ऐसा है जिस समय लोहे के काम में रस्ट ज्यादा लग सकता है। आप कहेंगे कि नहीं, सब जानते हैं बारिश होगी तब ऐसा होगा, लेकिन बारिश क्यों होगी मुझे नहीं पता है। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला बच्चा हूं और तमिलनाडु में मेरी जॉब लग जाती है। आप तो सोचकर गए थे कि मानसून का सीजन आएगा, वहां तो आया ही नहीं। तो आपकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई आपके अनुभवों से जो आई वो तो वेस्ट हो गई वहां जाके। वहां वो जाके बता रहा है कि सब सर्दियां आएंगी ना तब तैयार है ना, बारिश आने वाली।
आप कहोगे कि यार पागल हो गया क्या, बारिश तो हमारे अगस्त में आता है, सावन जून के आता है, राखी बनाते हैं हम तो बोले साहब यहाँ पे उस समय बूंद भी नहीं गिरती। दैट मीन्स हमारे देश में सबसे पहली आवश्यकता, स्किल से भी ज्यादा जरूरी आवश्यकता क्या है, हमारी एजुकेशन सिस्टम को। मैं ये जो कहता हूं ना कि मेरा जो एनसीईआरटी बैच है या फाउंडेशन बैच है, इसके बारे में बार बार मैं जिक्र क्यों करता हूं, क्योंकि हमारे डॉक्टर्स को ये नहीं पता। मैं डॉक्टर्स को वो नहीं कर रहा हूं, वो मुझसे ज्यादा नॉलेजफुल हो सकते हैं, ज्यादा पढ़ा है उन्होंने, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ह्यूमिडिटी किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में, इक्वेटर पर ह्यूमिडिटी ज्यादा क्यों है। वो ये तो बताते हैं ह्यूमिडिटी है तो फंगल इन्फेक्शन होगा, लेकिन इक्वेटर पर ही ज्यादा क्यों है, या केरल में ही ह्यूमिडिटी के केसेस ज्यादा क्यों आते हैं। मेरे यहाँ पे सीजन चेंज होता है तो बीमारियां आ जाती हैं। डॉक्टर ने एक नोशन बना दिया, हाँ बारिश गई ना साहब, अब बीमारियां आएंगी, सर्दी आ गई, बारिश बीमारी, सीजन आएगा अब। क्यों क्यों बारिश में ऐसा क्या हो जाता है। ये जो कॉमन फैक्टर्स है ना सर, अध्ययन इसकी भी आवश्यकता है। अब आप पूछेंगे सर स्किल को इससे कैसे रिलेट करोगे, जब आप इस इंजीनियर को ये बता दोगे कि यार तू ज्योग्राफी के अंदर ये फैक्टर जानता, या फिर इस यहाँ पर तू ये समझता कि देश के अंदर पॉलिटी कैसे चलती है, इंजीनियर अपना दिमाग लगा के उसका कोई ना कोई तरीका निकाल देता। स्किल जरूरत को पूरा करती है। अभी क्या है कि आप जिस स्किल की बात कर रहे हो, इंजीनियर वाले के दिमाग में तो ये है कि मैंने तो ले ली स्किल, इंजीनियरिंग करी थी ना मैंने तो, लेकिन असल मायने में उसको जरूरत का और उसके नॉलेज का ब्रिज नहीं था पता। और मैं कह रहा हूँ जो कहता ना ले ली, हाँ, वो भी नहीं ली जो ली जानी चाहिए थी इंजीनियरिंग में। वो मतलब वो तो पार्ट और में है, है, अलग अलग पार्ट पे चला जाता है। लेकिन हाँ फिलहाल के लिए आवश्यकता को मैच करने के लिए अभी उसको मार्केट की नीड पता हो। उदाहरण के लिए आप और मैं एनी टाइम परेशान रहते हैं कि एक अच्छा कंटेंट राइटर मिल जाए, हाँ, एक अच्छा स्क्रिप्ट राइटिंग करने वाला मिल जाए, एक अच्छा एडिटर मिल जाए, एक अच्छा लाइट लगाने वाला मिल जाए। अब ये स्किल सेट कहाँ पढ़ाया जाता है? नहीं पढ़ाया जाता। हम ही सिखाते हैं अपनी आवश्यकता से, हम ही बताते हैं अपने यहाँ पे जो काम करने आ गया कि यार सुनो इसको ऐसे करके देना यार, एक बार वॉइस में बढ़ा के देख, इसको बढ़ा के देख। ट्रायल एरर बढ़ा के देख ले, कम करके देख ले, ये लगा के देख ले, वो लगा के देख ले। अच्छा, अब ये तो अपना नया नया फील्ड बना है, लेकिन सर वास्तविकता में आपको जानकर आश्चर्य होगा, नॉइज को लेकर के भी इंजीनियरिंग होती है। लोगों ने इस पर भी इतनी पढ़ाई की हुई है कि अगर आवाज को कितने कैमरे में, कि मतलब इस दीवार की लेंथ कितनी हो, विड्थ कितनी हो, इसको भी अगर फोकस किया जाए तो नॉइज कैंसिलेशन बिना एको के की जा सकती है। इतनी पढ़ाइयां होती हैं लेकिन पता ही नहीं है, जरूरत ही नहीं पता है। मैंने एक रील देखी थी, मैं इमेजिन नहीं कर सकता, मैं रील भेजूंगा आपको। न्यूयॉर्क के कॉलेजेस थे, मेसनरी सिखाई जा रही है कि भाई वो ईंट पे ईंट लगा के वो ईंट कैसे, दीवार कैसे बनाई जाए, वो मतलब जो बेलदारी का काम अपन कहते हैं, लेबरी का, वहां वो बकायदा बच्चे सीख रहे हैं कि ईंट पे ईंट रख रही है, वो बकायदा उनके पास इक्विपमेंट है, वो उससे नाप रहे हैं, वो उसको वजन देख रहे हैं, फिर उसका मिक्सचर देख रहे हैं, वो मिक्सचर बैठा कि नहीं बैठा, फिर वो डिग्रियां देख रहे हैं, तब जाके वो कोई चीज बना रहे हैं। और हमारे यहाँ आप तो जो बात लेबर बोल में रहे भाई हो, गांव में वो खेती का सीजन है, जब तो काम कर ले, अब खेती का सीजन गया, बोले आके चौकटी पे खड़ा हो जा, आ गया क्या करना है, मसाला मिला के चेप दे, अभी हुआ ना, बनेगी बन जाएगी। अभी हुआ कि इजराइल के लिए इंडिया से बहुत सारी लेबर भेजी गई, तो वहां से संदेश ये आया कि आपके लेबर को तो काम करना ही नहीं आता है। तो बोले साहब यहाँ तो बढ़िया काम करती है। बोले इस बार हम पढ़ी लिखी आईटीआई वाली लेबर ले आए थे। हाँ, ओके, अच्छा, तो डिग्री देख के ले गए थे क्या? बोले हाँ। अरे गलती कर दी है। तो अब वो दोबारा लेने आ रहे हैं, इस बार डिग्री नहीं देखेंगे, काम करा के देखेंगे। मतलब सोचिए कि जिनको हमने काम कराने के लिए इंस्टीट्यूशन बनाया हुआ है, वो काम शायद वो भी नहीं करा पा रहे हैं जो कि रिक्वायरमेंट है। इंस्टीट्यूशंस को ज्यादा सोचने की जरूरत है, स्किल वगैरह तो सब पूरी हो जाएगी सर। वही तो कहना कि स्किल और इस लेवल पे कोई सोच ही नहीं रहा। वो अपन कहते हैं कि मैकॉले की एजुकेशन आज तक चल रही है, वो सुधरी नहीं। अब करेंगे अपन पॉलिटिक्स पे बात एकदम डिटेल में और अलग अलग मुद्दों पे। मैं अपने फॉरेन मिनिस्टर हमारे एस जयशंकर साहब से बहुत इंप्रेस हूँ। वो सीधी सीधी है ना, खरी खरी दो टूक बोलते हैं, ना इधर ना उधर। तो मुझे लगा, मैंने कहा उनके टक्कर का कोई ऐसा व्यक्ति जो उसी तरह की दो टूक बात कर सके, तो आपको देख के लगा, मैंने कहा आज आपको न छोड़ेंगे, आज हम इस मौके का फायदा उठाएंगे और जो हमारे दिमाग में सवाल आ रहे हैं उस सवाल पे आपके दो टूक की ये है। मतलब एक आम आदमी देख रहा है, आपको ऐसा मैं बताऊं, मेरी टास्क है कि आप इसको 1 से 2 मिनट में कंक्लूड कर दें। ज्यादा ले सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। बड़े हमारे रील कट रही है साहब, एक आदमी देखे बस एक रील में समझ जाए कि यार ये जो बात हुई है इस पे इनकी ओपिनियन क्या है। आप लंबा भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। करंट इजराइल एंड ईरान सिचुएशन क्या है, क्यों है, आंसर ब्रॉड है, शॉर्ट फॉर्म में आंसर चाहिए तो केवल इतना सा है कि ये केवल डोमिनेंस की लड़ाई है, बड़ा कौन। और उस बड़े में ईरान एक ऐसी पावर बन के आना चाह रहा है जो किसी भी समय लोगों को यह बता सकता है कि मैंने न्यूक्लियर पावर बना ली है। ओके, अब वो न्यूक्लियर पावर कब
अप्लाई करेगा, इसी का डर है कि अमेरिका इजराइल के थ्रू उसे अनाउंसमेंट से रोक रहा है कि मैंने बम बना लिया है। हाँ, इन सबके बीच का एक ही डर है। 181 बैलिस्टिक मिसाइल जिस दिन चलाई गई, उसके दिन से लेके अब तक इजराइल ने ईरान पर गोला क्यों नहीं चलाया? क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं इस बात की खबर है। वर्ष 2018 में नेतन्याहू के मोसाद ने ईरान से सीक्रेट डॉक्यूमेंट निकाले और उन सीक्रेट डॉक्यूमेंट में यह साफ बताया, लगभग 18,000 पेज के सीक्रेट डॉक्यूमेंट थे जिनमें यह बताया कि इन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया है। ये उस प्रोसेस में है कि यहां पर इनके ठिकाने हो सकते हैं। इसका मतलब यह है कि इजराइल और ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब की लड़ाई लड़ रहे हैं कि जिस दिन ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब आ गया उसके बाद युद्ध समाप्त। तो बनाने नहीं देंगे उसको, अल्टीमेटली ये लड़ाई है। तो जो इजराइल कह रहा है कि मैं बदला लूंगा, बदला ये है कि यार ये न्यूक्लियर प्लांट बर्बाद करो या इनका ऑयल वाला बर्बाद करो। इसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है? छोटा मोटा रहेगा या बड़ा इम्पैक्ट रहेगा? बहुत बड़ा इम्पैक्ट, बहुत बड़ा। एक लाइन में आंसर पूछा जाए तो ये है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से ईरान कंट्रोल करता है, वैसे ही जैसे यमन बाब मंडल स्ट्रेट को कंट्रोल करता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इंडिया की 85% ऑयल नीड्स को पूरा करता है। पर्शियन गल्फ से जितना भी ऑयल निकलता है इंडिया उसी के थ्रू पहुंचता है। ईरान अगर उस गल्फ से निकलने वाले ऑयल को हॉर्मुज स्ट्रेट के पास बॉम्बार्डमेंट से बाधित कर देता है तो हमारे पास कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है कि हम ऑयल को ले पाएं, और हमारे यहां महंगा हुआ तेल हमारी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह हिला देगा। बाबे मंडल स्ट्रेट में जब गोलियां लगने लगी थी यमन की तरफ से, जब उस पर फायर होने लगा था, तो रास्ता मेडिटेरेनियन और स्वेज कैनाल के थ्रू वाला रास्ता जो था उसको बदल के पूरा अटलांटिक ओशन से होते हुए केप ऑफ गुड होप होते हुए इंडियन ओशन में आया था। लगभग 2.5 गुना ट्रेवलिंग कॉस्ट बढ़ गई थी, टाइम बढ़ गया था। ये जो यमन वाला बता रहे हैं, रेड सी, तो उसके वजह से पूरा की पूरा मार्केट तब हिल गया था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे अगर कोई भी दिक्कत आती है तो ये मानकर चलिए कि इंडिया को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। मतलब वो वैसी लड़ाई का योगदान नहीं, वो जो अपना रास्ता रुक जाएगा उसका असली। और इसका बहुत बार एविडेंस ये है कि जब गल्फ वॉर पहले हुआ था, इराक और उसके बीच में जब हुआ था, तो वो उस समय इंडिया को बहुत दिक्कतें आई थी। सेकेंड युद्ध की बात करते हैं, यूक्रेन एंड रशिया सिचुएशन, वो क्या चल रहा है? 2 साल हो गए, हमें ऐसा लगता था आम आदमी है वैसा रशिया यूक्रेन को यूं 7 दिन की लगा, 2 दिन 7 दिन 2 साल से चल ही रहा है। कभी लगता है यूक्रेन इधर को उधर, तो क्या चल रहा है? युद्ध प्रैक्टिस का हिस्सा हो चुका है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच जैसे होता है, लगभग थोड़े दिन बाद वैसी स्थिति हो जाएगी। लोग भी लगभग यूज्ड टू हो चुके हैं। यूक्रेन वालों को भी पता है कि सायरन बजेगा तो कहां जाना है, रशिया वालों को भी पता है कि ये लोग इतना ही अंदर घुसेंगे। बात वर्चस्व की लड़ाई की है। सीधा सीधा यूक्रेन तो केवल एक फेस है, लड़ अमेरिका और रशिया रहे हैं। उस दिन के बाद से युद्ध में कमी आ गई जिस दिन से यूक्रेन ने एंट्री करके हाई रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की डिमांड की, और रशिया ने उस समय सीधा धमकी देते हुए कहा, और ये पिछले महीने की बात है, जब यूक्रेन की तरफ से जेलेंस्की ने डिमांड की कि मुझे अंदर तक पेनिट्रेट करने वाली मिसाइल चाहिए क्योंकि मेरे पास लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है, तो पुतिन ने कहा कि अगर इन्हें फैसिलिटेट किया गया तो इसके प्रति जो जिम्मेदार होंगे अब मैं उनसे लड़ूंगा, यूक्रेन से नहीं। इसके तुरंत बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री फ्लाइट लेते हैं और अमेरिका जाते हैं, बाइडेन से मुलाकात करते हैं। बाइडेन जो कि पूरी न्यूज बना चुके थे कि हाँ अब लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल देनी है क्योंकि यूक्रेन कुछ हद तक तो रशिया में एंट्री कर चुका है, आने वाले समय में यह मिसाइल मार के सीधा मॉस्को को उड़ा देगा। पुतिन की धमकी इतनी काम आई, वहां से मना हुआ और युद्ध की खबर अब आपके सामने आती नहीं है। दब गया वो युद्ध उस धमकी के बाद। अच्छा, एक और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ताऊजी वाला क्वेश्चन है ये, अमेरिका का रोल इन द वर्ल्ड। एक ऐसे कहते हैं कि कहीं भी कुछ भी क्राइसिस, कोई भी लड़ाई झगड़ा दंगा है, वो खोद के निकलो लगे तो यही निकलेगा। तो एक इसको सत्यता कुछ एग्जांपल्स के साथ, और एक जमाने में कहते हैं कि इसका दबदबा था, अब कम हो रहा है, क्या है ठीक है, या इसका दबदबा था है और आने वाले टाइम में रहेगा ही? 2 क्वेश्चन है बेसिकली। इसको ऐसे समझते हैं सर कि दुनिया में जिसने भी एक बार टॉप कर लिया वो टॉप पर बने रहने का संघर्ष करता ही है, क्योंकि उसका कंपटीशन खुद से होता है। और जब जब उसको खुद से कंपटीशन दिखता है तो खुद को बड़ा करना पहला टास्क होता है, और दूसरा टास्क कोई दूसरा उसके बराबर ना आके खड़ा हो जाए, ये होता है। ये प्रकृति का नियम है कि या तो आप अपनी लाइन लंबी कर लो या दूसरे की छोटी कर दो।
अमेरिका को पता है कि जब वो डेवलप्ड इकोनॉमी बन चुका है तो उसकी खुद की लाइन अब बहुत लंबी नहीं हो सकती, क्योंकि डेवलप्ड इकोनॉमी की जो ग्रोथ रेट होती है वो बहुत कम होती है। जहां इंडिया की ग्रोथ रेट हम 7-8% एनुअली बताते हैं, अमेरिका की 1% के आसपास होती है। आप इसकी कटिंग भी डाल सकते हैं इसके अंदर कि 1% के आसपास अमेरिका ग्रो करता है पर ईयर। चूंकि उनका साइज बहुत बड़ा है तो उनका 1% भी हमसे बड़ा होता है। अच्छा, लेकिन उसे ये पता है कि उसके पैरेलल आने के लिए नीचे से ऊपर उठ के जो लोग आ रहे हैं, अगर वो बहुत तेजी से ग्रो करते हुए आए, जैसे चाइना अराउंड 2035 वो यूएस को कंपीट कर देगा, ये डेटा बताता है। अगर ऐसा होता है तो अमेरिका की चाहत रहेगी कि चाइना को मैं रोकूं ताकि मेरी हेजीमोनी बनी रहे, मेरा वर्चस्व बना रहे। अब बनाए रखने के लिए उसे वो सारे की सारे साम दाम दंड भेद निपटाने हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि चाइना इतना तेजी से ऊपर आ रहा है तो अमेरिका इसको रोकना कैसे चाहेगा, रोकने का तरीका क्या हो सकता है, और चाइना का ग्रोथ मॉडल क्या है। चाइना के ग्रोथ मॉडल तमाम हो सकते हैं, लेकिन जो ग्रोथ मॉडल दुनिया चर्चा नहीं करती मैं वो बताता हूं। चाइना ने अपने अब तक के इतिहास में कोई भी बड़ी लड़ाई नहीं लड़ी, वहीं अमेरिका हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर युद्ध में खर्च करता है। चाहे इजराइल के थ्रू खर्च करे, चाहे यूक्रेन के थ्रू खर्च करे, उसको खर्च करना है। वहीं दूसरी ओर चाइना अपने पड़ोसियों से भी जब युद्ध लड़ता है तो ताइवान से कितना भी कलेश हो गया हो, हवाई जहाज उड़ा के निकल गया, गोला नहीं चलाया। इंडिया के साथ गलवान वैली इंसिडेंट में आमना सामना हो गया हो, अपने 60 आदमी मरवा लिया, पीछे सेना हटवा लिया कि भाई नहीं युद्ध नहीं लड़ेंगे, वो करता है सलामी स्लाइसिंग। सलामी स्लाइसिंग का मतलब है कि आपके बॉर्डर एरियाज में वो खोद खोद के अंदर एंट्री करता जाएगा, आपको बिना बताए, मतलब कि वो युद्ध ना करके, जैसे अपने गांव में नहीं होता है कि आपके खेत की डॉल को तोड़ के मैंने अंदर एंट्री मार ली, तो वो सलामी स्लाइसिंग है। जमीन दबाता है, जमीन दबाता है वो सब देशों की आसपास, चाहे समुद्र से दबाए, साउथ चाइना सी से दबाए, चाहे ऊपर की तरफ मंगोलिया से दबाए, चाहे इंडिया से दबाए, जमीन दबानी है लेकिन युद्ध नहीं लड़ना है। अमेरिका बार बार उसको युद्ध के लिए उकसा रहा है। ताइवान इज दी फिश कि भाई इसके नाम पर ही सही एक बार इसको उकसा दूं, और ये एक बार युद्ध में गया ये तहस नहस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अमेरिका ये जानता है कि उसकी आबादी के मुकाबले चाइना की 5 गुना ज्यादा आबादी है। 4 से 5 गुना आबादी अगर चाइना की है, एक बार वॉर हुआ, कोई भी देश इकोनॉमी में बहुत बड़ा सेटबैक देखता है किसी भी वॉर के चलते। अमेरिका बस उसे किसी तरीके से, चाहे भारत चाइना करा दे, चाहे वो चाइना ताइवान करा दे, चाहे फिर वो जापान चाइना करा दे, एक बार युद्ध में ले जाना चाहता है। वो जा नहीं रहा, वो समझ जा रहा नहीं है रहा। बात को। तो अमेरिका का वर्चस्व बरकरार रहेगा, ये वर्चस्व आगे भी बढ़ेगा और वो अपनी हेजीमोनी के लिए हर संभव प्रयास करेगा। इसके पीछे केवल मेरा एक मतलब जो एनालिसिस है वो इतना कि अमेरिका का डॉलर जब तक चलेगा, कहते हैं ना मेरा सिक्का चलता है, तो आज दुनिया के 65% ट्रेड डॉलर में होते हैं। तो अगर 65% ट्रेड डॉलर में हो रहे हैं तो फिर तो साहब आपका सिक्का चल ही रहा है। और एक ट्रेड भी है, दूसरा देखा जाए अगर हम बात करें टेक की बात करें तो सारी टॉप 10 कंपनियां वो लेके बैठा है। लिबरलाइज है। आप यहाँ पर स्टार्टअप्स की जब बात करते हैं कि इंडिया में इतने स्टार्टअप्स हैं, आप यूएस जाइए, हमसे कई टाइम्स ज्यादा स्टार्टअप्स हैं। आप उन टैलेंट को मौका देते हैं, आप अपने यहाँ पर पूरी तरह से देखिए, अमेरिका दुनिया के साथ चाहे जितना बुरा करता हो, लेकिन वो ग्रोथ के लिए जिस प्रोग्रेसिव माइंडसेट के साथ चलता है, नेक्स्ट लेवल है। इंडिया में इलेक्शंस होते हैं, इंडिया की एक भी कंपनी किसी भी तरीके से किसी भी राजनेता को प्रपोज नहीं कर सकती कि मैं इसको एंडोर्स करता हूं। अगर किसी राजनेता ने यह बोल दिया कि मैं अडानी ने कह दिया कि मैं मोदी के साथ हूं, कि अंबानी ने कह दिया, तो चुनाव इस बात पे हो जाते हैं कि अडानी अंबानी मोदी के साथ हैं कैसे। वहीं दूसरी ओर आप अमेरिका जाइए, एलन मस्क खुद ट्रंप के साथ खड़े होकर एडवर्टाइज कर रहे हैं और कोई उनके ऊपर उंगली नहीं उठा रहा। स्पॉन्सरशिप लेते, बोल के लेते हैं कि ये वाला इतने मिलियन दे रहा है, वो वाला इतने मिलियन दे रहा है। बहुत इवॉल्व हो चुके हैं सर, और इस इवॉल्व होने में कंपनी इतना फ्री फील करती हैं, उन्हें डर नहीं है कि अगर कमला हैरिस भी प्रेसिडेंट बनती है तो बनो। इतना एलन मस्क अगर फ्री हैंड दोनों सरकार में रह सकता है तो मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी को इतना इवॉल्व हो ही जाना चाहिए। सही बात। अब आपने वैसे चाइना का जिक्र कर दिया कि इसलिए कई लोग कहते हैं चाइना ने जो दमखम दिखाना थी 35 साल दिखा दिया, अब नहीं है उसमें बाकी, अब तो जाएगा, कि अब तो इसके टूटने के दिन है, अब तो इसका रियल एस्टेट सेक्टर भी हिल गया, फाइनेंस भी हिल गया, अंदर से कमजोर हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग रुक रही है। तो ये जो खबरें हैं सिर्फ चलाई जा रही है तो चाइना के दिन बाकी हैं, दम है तिलों में या गया? एक लाइन में इसको ऐसे समझते हैं, आपके पास अंतरराष्ट्रीय खबरों का सोर्स क्या है? सोर्स से चलती है सारी चीजें। अपन ने सेशन की शुरुआत में नैरेटिव की बात की थी, मीडिया है। मीडिया लगभग 70% अमेरिकी डोमिनेटेड है। कौन सी चाइनीज मीडिया को आप सुनते हैं? आपकी टीम मैक्सिमम ग्लोबल टाइम्स को देखती होगी, उधर से या फिर साउथ चाइना पोस्ट को उठा के देखती होगी। इसके अलावा हमारे पास सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है। कारण क्या है? चाइना अपनी किसी भी खबर को अपनी मंदारिन भाषा में छापता है,
चाइनीज भाषा में छापता है, वो अंग्रेजी में सूचनाएं तक नहीं छापता। ग्लोबल टाइम्स उनका एक मुखपत्र है जिसके थ्रू वो न्यूज डालता है। वो भी इसका नेगेटिव मतलब चलाता है अपना। इसका मतलब चाइना के खिलाफ जो भी आप सुन रहे हैं वो वेस्टर्न मीडिया का बनाया हुआ नैरेटिव है, नंबर एक। तो इसलिए मैं पहली चीज तो ये कि जो वो लोग बोल रहे हैं वो सत्य है, वो मैं इसको खंडित करता हूं। दूसरी बात, जिस तरह से वर्तमान में शी जिनपिंग चाइना को लीड कर रहे हैं, असल में उनकी जो थॉट प्रोसेस है वो थॉट प्रोसेस चाइना की पॉलिटिकल विल को दर्शाती है, चाइना की नेशनल विल को दर्शाती है कि सिंगल पार्टी रूल है। सिंगल पार्टी रूल में आदमी बदल जाएगा, पार्टी वही रहेगी। आपने अगर नोटिस किया हो तो अपने देश में भी ये प्रयोग होने शुरू हो गए हैं। अभी हरियाणा में क्या हुआ, 9.5 साल से खट्टर साहब थे, आखिरी समय पर जाकर के नायब सिंह सैनी को ले आए। बोले पार्टी से गुस्सा मत करो, बंदे से कर सकते हो। आनंदीबेन पटेल की जगह विजय रूपानी को ले आए। बोले पर्सन से आप नफरत कर सकते हो, पार्टी से क्या करना, पार्टी बंदा बदल देती है। चाइना में वो सिस्टम कब से चल रहा है। शी जिनपिंग से नफरत हो सकती है, हटा देंगे इसको, किसी और को ले आएंगे, कुछ और आ जाएगा, पार्टी वही रहेगी, चाइना फर्स्ट पॉलिसी रखेगी। चाइना फर्स्ट की पॉलिसी में चाइना जिस तरह से ग्रो करना चाहता है वो वैसे ग्रो करेगा। और रही बात इसकी कि चाइना बर्बाद हो गया, फेल हो गया, सिंपल नैरेटिव है सर, हमारे पास कोई भी इसके क्रेडेंशियल सोर्सेज नहीं होते। हाँ, हर देश ग्रो करे और हमारे लिए बहुत अच्छा है चाइना ग्रो करे। चाइना का ग्रो करना इंडिया के इंपोर्ट्स को बहुत मजबूत करता है। कुछ लोग कहते हैं कि इंडिया को चाइना से इंपोर्ट पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। इंडियंस ने एक बड़ा खेल सीख लिया है, सस्ते में माल इंपोर्ट करते हैं, यहां पर उसको और असेंबल करते हैं, कुछ और बना के बेचते हैं। जैसे आज हम इंडिया के केस में कहते हैं कि हमारा फार्मास्यूटिकल सेक्टर वर्ल्ड के अंदर बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग सेक्टर है, जेनरिक दवाओं के किंग हैं हम। हमारे बीमारी जब कोरोना जैसी भी आई तो हमने दुनिया को वैक्सीन बना के भेजी, वर्ल्ड की फार्मेसी हम। लेकिन हम ये बताना कहीं ना कहीं मिस कर जाते हैं कि उस दवा को बनाने में जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जैसे आप एपीआई कहते हैं, वो चाइना से आता है। हमने कोरोना से लड़ाई लड़ी लेकिन उसकी किट चाइना से आई थी। कहने का मतलब कुल मिला के ये है कि चाइना इस समय मैन्युफैक्चरिंग की इन्वेंट्री बनी हुई है, हम उस इन्वेंट्री का यूज करके पैसे कमा रहे हैं। लेकिन वर्तमान सरकार ने इस चीज को भी समझ लिया है और इसको समझते हुए उन्होंने इस मैन्युफैक्चरिंग को भी कि हम अपने यहां करेंगे, और उसका नतीजा ये है कि आज इंडिया जो मोबाइल का इंपोर्टर हुआ करता था अब नेट एक्सपोर्टर बन गया है। आज एप्पल यहां है तो चाइनीज मोबाइल वाले भी यहां पर खड़े हो गए हैं कि साहब हमसे यहीं बनवा लो, हम यहां से बेचने के लिए तैयार हैं। हम इस बात को समझ गए हैं, तभी सरकार ने मेक इन इंडिया बनाया, जिसमें उनका उद्देश्य ये नहीं है कि आप यहीं से नया आइडिया बनाओ ना, आइडिया कहीं का भी है, फैक्ट्री यहां लगाओ, लेबर मेरे यहां की होगी, ब्रांडिंग मेक इन इंडिया की होगी। ग्रेट। अपन ने बात की अमेरिका की और चाइना की, तो अपन अब खुद को कैसे छोड़ दें, इंडिया पे दो शब्द व्यू कि कैसा लगता है कि यार ये अब सही डायरेक्शन में आ गए हैं, अब फोड़ फाड़ मचा देंगे, या दो चार कमियां हैं जिसकी वजह से इशू हो सकता है, इंडिया पे आपके व्यूज। सर कोई भी देश जब डेवलप करने वाला होता है, जब ग्रोथ करने वाला होता है, तो सबसे ज्यादा वो अपनी कमियों से लड़ता है। जैसे मैं अगर मुझे ग्रो करना है तो मैं अपनी कमियों को बहुत ज्यादा फोकस कर रहा हूँ इन दिनों कि मेरे साथ क्या क्या कमियां हैं। जैसे मुझे लगा कि मुझे थोड़ा हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए, मुझे लगा कि मेरे साथ कम्युनिकेशन में कुछ इशू आ रहा है क्या, मुझे लगा कि यार मेरे इस जगह मुझे थोड़ा और पढ़ना है क्या। कोई भी व्यक्ति जब वो ग्रोथ करने निकलता है अपनी कमियों को देखना शुरू करता है। आज के सेशन में जब हमने जितनी भी बार जिक्र किया कि रील देखने वाली जनता है, हमने चर्चा की कि यार हमारा यूथ पता नहीं सस्ते नशे में है, ये सब चीजें हम क्यों कर पा रहे हैं, तो ये पहला संदेश है कि हम ग्रोथ कर रहे हैं। हम देख तो रहे हैं, सोच तो क्योंकि हम कमियों को सोच रहे हैं। कमियों को सोचना पहला, या कमियों को पता लगाना, जिसको ऑब्जेक्टिव ट्रीटमेंट कहते हैं, कि हमारे अंदर ये ऑब्जेक्टिविटी आ गई कि हम कमियों को पता लगाना तो शुरू कर दिए हैं। आप जब पहली बार कमियां पता लगा लेते हो ना तो उसका इलाज आसान हो जाता है। डॉक्टरी भाषा में कहते हैं कि हमारे लिए चुनौती ये नहीं है कि आप बीमार हो, चुनौती ये है कि किस कारण से बीमार हो, कौन सा अंग खराब है। स्टेटमेंट होता है राइट डायग्नोसिस हाफ ट्रीटमेंट। तो ऐसे में अगर हम अपनी कमियों तक बात करना शुरू कर चुके हैं तो हम बहुत सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो मैं तो बहुत प्रोग्रेसिव थॉट के साथ, और यही कारण है सर मेरा यूट्यूब चैनल का नाम ही अंकित इंस्पायर्स इंडिया है। तो उसका इंस्पिरेशन ही ये है कि यूथ को ये बताना कि भैया बहुत ब्राइट फ्यूचर है, इतने स्कोप हैं। कई बार जब कुछ लोग पूछते हैं कि इंडिया ग्रो कैसे करेगा, आपकी थॉट क्या है, मैं तो कहता हूं कि भाई मंथली 1,000 रुपया प्रति व्यक्ति अगर एक्स्ट्रा कमाने लग जाए, अब वो कैसे कमाता है उसका अपना तरीका है, चाहे वो एक्स्ट्रा आवर्स काम करे, मंथली 1,000 रुपये एक्स्ट्रा कमाने लग जाए तो प्रति व्यक्ति आय 12,000 रुपये बढ़ जाएगी। और भारत के एक व्यक्ति की आय 12,000 बढ़ना 140 करोड़ पे कितना इंपैक्ट डालेगी कि अचानक आप कईयों को पीछे छोड़ देंगे। ग्रेट।
अब कुछ पर्सनालिटी पे बात करते हैं, पॉलिटिकल पर्सनालिटी पे। जैसे डोनाल्ड ट्रंप है, ये जीतते हैं, मान लो कि जीत गए, अमेरिका पे क्या इम्पैक्ट रहेगा और इंडिया पे क्या इम्पैक्ट रहेगा? सर देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को अगर आप पुरानी नीतियों से अगर आप समझेंगे ना, तो उनकी एक थॉट प्रोसेस है, और वो थॉट प्रोसेस है कि अमेरिका फर्स्ट की बात करते हैं वो। उनको अपने गोरे होने पर घमंड है। हम्म, वो व्यक्ति हैं जो अपने रेस को लेकर एक्सट्रीमिस्ट हैं। हम्म, ऐसे लोग ही राइट विंग कहलाते हैं, जिन्हें अपनी कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज, रिलीजन, इन पर एक्सट्रीम घमंड होता है। कैपिटलिस्ट नेचर को साथ लेके चलते हैं। जनरली उन्हें लोग राइट विंग में ट्रीट करते हैं। राइट विंग की कोई स्पष्ट डेफिनेशन नहीं है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप का एक्सट्रीमिज्म ही वर्तमान में उनके लिए चैलेंज बन रहा है, बिकॉज अमेरिका अब एक्सट्रीम कंट्री नहीं रहा। हम्म, असल में अमेरिका अमेरिका है ही नहीं। मतलब इट इज नॉट ए कंट्री बाई ऑरिजिन। वहां लोग माइग्रेट करके गए हैं। कंट्री मैं बना मानता हूं ली कि उन्होंने। सर वो असल में फर्स्ट वर्ल्ड इसलिए कहा जाता है कि इंडिया का भी बेस्ट टैलेंट वहां माइग्रेट हो गया। यूएस के अंदर यूके का भी बेस्ट टैलेंट चला गया, तो फ्रांस का भी चला गया, तो चाइना का भी चला गया, तो कोरिया का भी चला गया, तो जापान का भी चला गया, तो पाकिस्तान का भी चला गया। अगर आप उठाकर देखें कि बाइडेन कहां से हैं, तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि बाइडेन खुद आयरलैंड से हैं। कमला वर्ल्ड हैरिस के कहां से बेस्ट हैं? होता, हाँ, बाहर से। कमला हैरिस कहां से है? इंडिया नेटिव। तो हम्म, कहने का मतलब क्या है कि आप जब वर्ल्ड के बेस्ट टैलेंट को एक जगह बसा दिए, तो वो बेस्ट टैलेंट इस विचारधारा के साथ तो फिर नहीं चलेगा कि नहीं साहब अब गोरों का शासन होगा। वो तो बेस्ट की बस ओवरऑल तो की बात यही करेगा। कारण है कि ट्रंप को जो बड़ा चैलेंज मिल रहा है सर, वो इस थॉट की वजह से ही मिल रहा है कि वो आ, उन लोगों को पसंद नहीं आ रहे हैं जो अलग अलग कलर के, अलग अलग धर्म के लोग हैं, जो वहां जाकर के ये फील कर रहे हैं कि अगर ट्रंप आ गया तो पता नहीं हमारे साथ क्या करेगा। तो वो अगर आ जाते हैं तो हम्म। अमेरिका के लिए अच्छा है, बुरा है, और इंडिया के लिए कैसे हैं वो ट्रम्प? देखिए, अमेरिका के लिए कोई भी आए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डीप कारण स्टेट। समझिए, क्योंकि वो एक कैपिटलिस्ट स्टेट है। वहां की इकोनॉमी में प्रेसिडेंट केवल एक सिग्नेटरी ही मानता हूं मैं। प्रेसिडेंट भाषणबाजी के लिए ही है, चलाते असल में वही सब लोग हैं जो इकोनॉमी को रन कर रहे हैं। तो अमेरिका के अंदर किसी का कोई रोल नहीं है। यहूदियों के कारण जब अमेरिका इतना इजराइल के साथ खड़ा हो गया कि यार मार्क जकरबर्ग कल को फंडिंग बंद कर दिया तो हमारा क्या होगा, डेल वालों ने पैसा देना बंद कर दिया तो हमारा क्या होगा, तो पैसे से चलने वाले देश में तो ट्रंप कुछ नहीं करेंगे। ट्रंप औरों के लिए नुकसानदायक होंगे। जैसे ईरान के लिए वो बहुत एक्सट्रीमिस्ट होंगे। जैसे इसराइल को लेकर, ईरान को लेकर वो पहले ही कह चुके हैं कि इसराइल क्यों नहीं खत्म कर देता, इसको खत्म कर देना चाहिए। चाइना को लेके क्या देते हैं वो नेक्स्ट चाइना लेवल को उड़ा आदमी है। दूंगा मैं। रही बात इंडिया की, इंडिया को लेकर वो थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। सॉफ्ट कॉर्नर होने के पीछे काफी सारे लॉजिक हैं। उनके खुद के इन्वेस्टमेंट्स काफी हैं, और उनकी थॉट थोड़ी सी इस तरह की है कि एक पर्टिकुलर कास्ट का, एक पर्टिकुलर क्रीड का बढ़ावा दिया जाए। तो इंडिया में जब वो देखते हैं कि पोलराइज किया जा सकता है इन लोगों को, तो चलो इस तरह की तरफ से साइड चलते हैं, इनको दबाते हैं, मेरी वाह वाह होने लगेगी। थॉट प्रोसेस थोड़ा अलग है। और कमला हैरिस अगेन, इफ वो जीतती है तो अगेन उसके लिए कैसी, और इंडिया के लिए कैसी? अमेरिका के लिए कोई भी बने कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो वैसे ही रहेंगे। ट्रंप थे तब भी और बाइडेन थे तब भी, अमेरिका में आपने कोई परिवर्तन नहीं देखा। नुकसान होता है औरों को। इंडिया को सॉफ्ट कॉर्नर वैसे ही दिखेगा जैसे ऋषि सुनक के केस में दिखा था, लेकिन ऋषि सुनक ने एक भी काम ऐसा नहीं किया इंडिया को केवल ये सॉफ्ट गुड न्यूज देने के कि हाँ एक इंडियन मूल का आदमी है, यूके का पीएम बन गया है। भारत वाले गए और उन पर राज करने लग गए जिनने हम पर राज किया था। इसको हमने दिवाली स्टेटस मैसेज लगा लिया। इससे ज्यादा हमें ऋषि सुनक कोई सुख नहीं दी है। ऐसे ही कमला हैरिस होगा। ये भी अपने ही देश के लिए काम करेंगी, क्योंकि कहा जाता है कि पैसे वालों की असल में ना तो कोई नेशनलिटी होती है, ना कोई कास्ट होती है, ना कोई रिलीजन होता है। अमेरिका दुनिया का सबसे पैसे वाला देश है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता ये आप और मेरे बीच की बात है कि ओहो राजस्थानी है, ओहो ये यहाँ का अपने धर्म का है, अपनी जाति का है, अपने देश का, कोई उनको मतलब फर्क नहीं है नहीं सर। पड़ता। कोई पैसे वाले की कोई कास्ट नहीं होती सर। क्या बात करें। अब सर मैंने देश की ये नेता की, अब हम अपने भारत के 3 नेताओं की बात करते हैं, अलग अलग पार्टी के, की राय लेते हैं। सबसे पहले तो हमारे प्रधानमंत्री जी, मोदी जी। सर मोदी जी के बारे में केवल मैं एक ही लाइन कहना चाहूंगा कि मोदी जी वो लैंडमार्क स्थापित कर दिए हैं कि अब आने वाले समय में इनको चेज करना किसी भी यंग और यूथ जो भी आने वाले पॉलिटिशियंस हैं उनके लिए एक बहुत टफ टास्क होगा। मतलब एक राजनीतिक पार्टी, पहले सोचा जाता था कि राजनीतिक पार्टी जनता के साथ चलती है, जनता के लेके चलती है। बीजेपी पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई बहुत बड़ी कंपनी भी खुद को सोचे ना कि मुझे चलना कैसे है, तो बस बीजेपी का अध्ययन कर ले कि कैसे चलते हैं। ग्रेट। मतलब वो अपने आप में एक स्टडी है। मैं तो आपसे कहूंगा बहुत अच्छी स्टडीज बनाते हैं, आप बीजेपी पे स्टडी बनाना। की है मैंने किए की है। क्या? अच्छा अच्छा। इंटरनली क्लास में पढ़ाई है, यूट्यूब पे वीडियो नहीं बनाया। यूट्यूब पे करूंगा वीडियो नहीं, क्योंकि डेफिनेटली। ये लोगों को समझने का एक लेसन है
कंपनी स्टाइल में चलती है ये। लेके बूथ मैनेजमेंट से आज आप सोचो कि इनके यहाँ पे एक ऑफर चल रहा है कि मिस कॉल से मेंबर बनिए, ओटीपी आएगा उससे मेंबर बनिए। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली आपका डेटा एक जगह होगा तो आपको अपने विचार भेजने में कितनी बड़ी चीज रहेगी। और कहां से ड्रिवन हो रहा है? ऊपर से। ऊपर से आपका सारा डेटा ऊपर। तुरंत पॉलिसी, जैसे मोदी जी ने किया जनधन आधार मोबाइल, कि मैं सीधा अकाउंट में पैसा भेजूंगा, अकाउंट में वो सूचना भी भेजेंगे आपको कि बेटा सुन, पैसा मैंने भेजा है। इतना सेंट्रलाइज्ड होकर किसी देश को अगर चलाया जा रहा है, मतलब आपने एक फिल्म देखी हो, राजनीति करके एक फिल्म थी रणबीर कपूर की, अगर आपने देखी हो। देखिए, राजनीति फिल्म में अगर आपने एक सीन देखा हो कि कैसे वॉर रूम के अंदर तैयारी की जाती है कि इस कास्ट के इतने लोग हैं, इस जेंडर के इतने लोग हैं, इस तरह के इतने लोग हैं, इनको टारगेट किया गया तो ये होगा। वॉर रूम दिखाया था उसमें। मैं और आप तो शायद हो सकता है वॉर रूम कभी देखे भी हो राजनीतिक दलों के। रियल मायने में जब जब इलेक्शन होते हैं तो ये समझ में आता है कि बहुत बड़ा कोई वॉर रूम चलता है पीछे। मुझे अवसर भी मिला है, मैं कभी इसको डिस्क्लोज नहीं करूंगा कि किसका देखा। मैंने देखा है कि ये प्रॉपर सिस्टम है सर, गजब। नेक्स्ट लेवल काम होता है। ये जो आपके कॉर्पोरेट वाली चीजें मैंने भी देखी। मैं किसी एक अच्छे नेता से मिला तो उसने कहा सर हमारे पास क्या है कि 3 महीने का शेड्यूल है कि 15 अगस्त को फलाने दिन फलाने की तस्वीर लेके उस चौराहे पे ये वाला काम करना है। तो तस्वीर कौन सी लगेगी वो भेज दी है मुझे, कितने बाय कितने की लगेगी वो भेज दी है, उसके नीचे क्या आंदोलन है वो बोला है, क्या क्या स्टेटमेंट देने हैं ये लिखा है, किस किस मुद्दे को नहीं टच करना है ये लिखा है, कि इस मुद्दे पे कुछ बोलना मत और बोलो तो ये 3 बयान देना। सर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ जो तुम भाजपा के पास है, मैं बोल रहा हूँ कि लोग ये सोचते रह जाएंगे कि ये इसकी पार्टी है, इसकी है, फलाने की है, वो नेक्स्ट। मैं बोल रहा हूँ अडानी अंबानी को लेसन सीखना चाहिए उल्टा, कि भाई इतने बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को चलाते कैसे चलाया जाता है। ये नेक्स्ट लेवल है ये लोग। नेक्स्ट इनके जो माने जाते हैं कि यार ये शायद अगले पीएम हो या अपनी अपनी पार्टी दावेदार भी करती है, राहुल गांधी जी। सर राहुल गांधी जी ना एक अलग तरह की राजनीति कर रहे हैं। मैंने पहले भी कई जगह जिक्र किया, मैं फिर से जिक्र करता हूँ। एक बहुत अलग तरह का गेम हुआ है। इसको आप अभी अपने जब ऑडियंस को साथ साझा करोगे तो राय भी मांगना कि क्या ऐसा हुआ कि इस पे थोड़ा सा लंबा बोलते हैं अपन। बोलो बोलो। अगर आप राजनीति को बहुत ढंग से समझे तो आप एक चीज पाएंगे, मोदी जी जब आए थे ना, देखिए इंडिया में असली लड़ाई किन के बीच है? इंडिया में लड़ाई है इंडिया वर्सेस भारत की। भारत बड़ा है, इंडिया छोटा है। आप लोग कहेंगे कि आप इंडिया अलायंस की बात कर रहे हैं क्या? नहीं, मैं डेवलप्ड वर्सेस डेवलपिंग की बात कर रहा हूं, अमीर वर्सेस गरीब की बात कर रहा हूं। भारत में मैं उन्हें मानता हूं जो अभी अपने आप को संघर्षशील पाता है, और इंडिया में उन्हें मानता हूं जो सॉर्टेड हो चुके हैं कि हाँ भाई गाड़ी है, घर है, अब तो केवल मनोरंजन के लिए खबरें देखनी है, काम हो गया। इंडिया छोटा है और भारत बड़ा है। अब जब ये लाइन मैं बोलता हूं तो इसी में पूरी राजनीति। अभी इस केस स्टडी को आप अलग से अपने सेशंस में व्यूअर को दिखाना और पूछना कि राय इकोनॉमिक्स में तो करता हूं सर, ये जो आप चीजें बोल रहे हो ना, मैंने बीजेपी की केस स्टडी मेरी क्लासेस में पढ़ाई हुई है, और एज अ ऑर्गेनाइजेशन चार्ट इंडिया वर्सेस मार्केटिंग में पढ़ाता हूँ। मेरी मार्केटिंग और सेल्स, मार्केटिंग ब्रांडिंग और सेल्स की क्लास में, कि हाउ टू मेक ब्रांड इन इंडिया, भारत में ब्रांड कैसे बनेगा। देश में जब इलेक्शंस हुए ना, सबसे पहली बार जब मोदी जी आए, मोदी जी की इमेज कहां से बिल्ड की गई? चाय वाला से। और दूसरी तरफ राहुल गांधी, महलों में रहने वाले शहजादे। समझना, इंडिया और भारत। यस। तो मोदी जी ने अपने आप को भारत से कनेक्ट कर लिया, और राहुल गांधी जी अपने आप को महलों से कनेक्ट रह गए। राहुल गांधी जी को ये समझ में ही नहीं आया कि ये शहजादा मुझे कह क्यों रहे हैं। असल में वो वर्ड इसलिए यूज किया जा रहा था कि आप महलों में रहने वाले हैं और हम गरीब फकीर ये लोग हैं। मोदी जी तो कहते थे कि मेरी तो फकीरी है। तो अमीर गरीब के बीच का रिफ्ट था, तो गरीब वो लीड कर गया, और ये नेता अपना है। अच्छा एक सेकंड, अभी मैं आपको बीच में 1 मिनट के लिए रोक रहा हूँ बस। आपने जो बोला ना सर, वो मोदी जी ने कहा मैं चाय वाला, वो भारत है। फिर मोदी जी बोले मैं चौकीदार, तो वो भी भारत है। एग्जैक्टली। फिर मोदी जी बोले मैं फकीर, तो वो भी भारत है। तो मोदी जी हमेशा खुद को जो शब्द काम में लेते हैं, वो लेते हैं कि आम वाला, मैं तो चौकीदार हूँ, मैं तो फकीर हूँ, मैं तो आम आदमी हूँ। कहानी को पलटते हुए देखो, इस कहानी में मोदी जी ने तो अपनी इमेज रख दी, अब खेल बदलता है। जब कांग्रेस इस बात को समझती है, राहुल गांधी जी इस बात को समझते हैं कि खेल ये नहीं है भाई, खेल दूसरा है। ये तो सबको साथ लेने का चलता है, सबको साथ सबका विकास, ये डायलॉग है ना, इसमें मामला अलग है। फिर राहुल गांधी जी ने टारगेटेड तरीके से अडानी अंबानी के साथ मोदी जी को जोड़ दिया। अजी साहब, आप आम आदमी नहीं हो, आप तो वो हो जिसके सूट भी लाखों के हैं, आप तो वो हो जो अडानी अंबानी के साथ बैठते हो। जनता में क्या जाने लगा, मोदी जी तो यार पैसे वालों के हैं।
आपने कंपनियों के इतने कर्ज माफ कर दिए, आपने किसानों के लिए कुछ नहीं किया, किसान आपके केस में आंदोलन करते हैं। आम जन में क्या जाने लगा, मोदी जी तो कंपनियों वाले हैं। वो प्रॉपर जो इमेज, राफेल, आपने राफेल का घोटाला किया है, सब एलिगेशन पे एलिगेशन, नथिंग प्रूवन, बस एलिगेशन। एलिगेशन से क्या हुआ, जनता में एक इमेज गई परसेप्शन थोड़ा कि ज्यादा। यार, परसेप्शन गया कि यार इसका मतलब मोदी जी अब अमीरों के बीच उठने बैठने लग गए। ये परसेप्शन बिल्ट हुआ। रिवर्स आओ, राहुल गांधी जी ने इस समय, शहजादे ने जमीन पे कदम रख दिया। टी शर्ट बढ़ा, दाढ़ी बढ़ा ली, टी शर्ट है, पजामा है। नहीं, वो पैदल चल पड़ा। हाँ, शहजादा जिसने महल से बाहर नहीं निकलने की कसम खाई थी, अब वो सड़कों पर था और इतिहास रच देता है, लॉन्गेस्ट यात्रा कर देता है। लोगों को लगा नहीं यार, ये शहजादा था, वो तो कमरों में रहता था। कौन कहता है, राहुल गांधी जी तो अपने जैसे हैं, इनको तो दाढ़ी बनाने तक की फुर्सत नहीं है। ये तो शर्ट भी वैसी पहनते हैं जैसी मैं पहनता हूं, पैंट भी आम आदमी वाली है यार। केजरीवाल जी से शर्ट देखी थी, पैंट राहुल जी से देख ली, बताओ, जीन्स पहन सकता था आदमी, पैंट पहन के आ गया। आई बात समझ में? कनेक्ट, वो कनेक्ट उनके साथ ने, उनकी वो इमेज जो पप्पू वाली इमेज थी, जो आए दिन टैग किया जाता था कि राहुल गांधी जी तो पप्पू हैं, ये आलू से सोना बनाते हैं, ये तो जलेबी की फैक्ट्री लगाते हैं, वो वाली जो चीज है ना, उसको वैनिश कर दिया उनकी पैदल यात्रा ने। पैदल यात्रा से उनकी एक नई इमेज बनकर आई, भारत जोड़ो यात्रा से। और वो इमेज क्या थी कि ये तो जनता के आदमी हैं। लोग अब चर्चा करने लग गए कि राहुल गांधी जी नेक्स्ट पीएम। पहले उनको लोग मनोरंजन में यूज करते थे, उनके मीम्स जैसे कॉमेडी के अंदर फिलर्स होते हैं उस तरह से यूज किए जाते थे, लेकिन उन्होंने इमेज मेकओवर कर दिया। असल में लड़ाई क्या थी, मोदी जी को शिफ्ट कर दिया इंडिया में और राहुल जी शिफ्ट हो गए भारत में। अब ये जो कहानी बनी, अब इस समय भारत के, अब आपने नोटिस किया हो, राहुल जी खेती के साथ में आपको दिखाई दे जाएंगे, कहीं पर भी पौधा रोपित कर रहे हैं, किसी पंचर वाले के साथ बैठे हैं, किसी ट्रक ड्राइवर के साथ बैठे हैं, किसी टेम्पो में बैठे हैं, किसी उसके साथ। उनके पास वाकई में इतनी फुर्सत है क्या? मैं आपसे ये पूछूं, आप आखिरी बार कब बैठे थे पंचर वाले के पास, जरा बताना। नहीं बैठे ना। वो बैठे हैं, इमेज दी जा रही है, लेकिन ये देखना जनता भूल जाती है कि वो जो कैमरा ले रहा है ना इमेज, वो कितना बड़ा सिस्टम है जो आगे चल रहा है। 50 लोग हैं जो राहुल गांधी जी के हर एक मोमेंट को कैप्चर कर रहे हैं। एवरीथिंग इज प्लान्ड इन ए वे। यार, जिनको Z+ सिक्योरिटी मिली है, वो किसी भी खेत के अंदर ऐसी पौधा लगाने नहीं पहुंच जाएंगे सर। उस खेत की एक एक जगह नापी जाती है कि भाई इसमें किसी ने माइंस तो नहीं बिछा रखी। वो जिस ट्रक में बैठेंगे ना उसकी भी, या जिस ओला या उबर में बैठ के वो चलेंगे ना, उसकी भी प्रॉपर जांच होती है पहले। ओला उबर ही तय होती है कि इस बार ये वाली आना और ये आदमी आना। बट वो जो थर्ड पार्टी है जो कनेक्ट कर रही है, वो कैसे कनेक्ट कर रही है? ओ भाई साहब, अपना भाई है यार, ये तो बताओ, ओवर ड्राइवर के साथ बैठ के चल दिया यार। यार। सर वो ऐसा भी तो होता था, अपने बाद में अपन का फैक्ट में समझते हैं कि वो दलित के घर बैठ के खाना खाया। हाँ। किसी भी नेता ने, वो बाद में पता चलता है वो दलित के घर तो खाना ही बाहर से आया, वो तो न्यूज़ प्लेट ही थी, बाहर मतलब से अपन आई। उसमें नहीं फंसेंगे हाँ। क्योंकि अपन को नहीं पता है ना सच्चाई क्या है। बट थिंग इज कि इतने बड़े लोग जब कुछ करते हैं, एवरीथिंग इज प्लान, एवरीथिंग। चाहे मोदी जी करें, चाहे राहुल जी करें, कोई भी कर रहे हैं, प्लान होता है यार। मतलब Z+ सिक्योरिटी वाले लोगों को आजादी नहीं होती है सर इस चीज की कि आप कहीं भी निकलकर कहीं भी किसी गली में घुस जाएं। नहीं सर, बवाल हो जाएगा, देश में बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। तो अब जब राहुल गांधी जी के बारे में आपने सवाल पूछा कि क्या वो पीएम बनेंगे, तो अगर भारत उन्हें अपना नेता बना लेता है, भले उनकी पार्टी इंडिया अलायंस हो, लेकिन भारत उन्हें अपना नेता बना लेता है, तो वो उस कमी को पूरा करते हुए दिख जाएंगे। तो भविष्य में अभी बहुत कुछ है। तीसरे एक और जब पार्टी जिनका नाम बीच में बहुत उछला था, अभी थोड़ा दब में रहा, केजरीवाल जी, जिनका अब तो खैर वो पहले जेल में भी गए, वापस भी आए। वो इमेज जो पहले एक आम आदमी की उनकी थी एक जमाने में, वो वाली इमेज को तो धक्का लगा है थोड़ा सा। केजरीवाल जी के बारे में ना, मतलब एक लाइन जो मैं अपने अनुभव में अभी तक सीख पाया हूं, वो बहुत इंटेलिजेंट आदमी है और वो इमोशंस के साथ बहुत ज्यादा अच्छे से खेलना जानते हैं। लेकिन अब जो ऑडियंस है ना, वो बहुत अच्छे से मैच्योर होती जा रही है। इंटरनेट की क्रांति ने एक बहुत बड़ा नुकसान केजरीवाल जी के साथ ये पहुंचा दिया कि हरियाणा में उनकी बहुत सारी सीटों पर सीटें जमानत जब्त हो गई। क्यों? क्योंकि उनके वो सारी चीजें अब रील में आती हैं। मैं बच्चों की कसम खाता हूं कि मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगा, मैं सरकार में चला गया। मैं बच्चों की कसम खाता हूं कि मैं गाड़ी में नहीं बैठूंगा, मैं VIP सिक्योरिटी में चला गया। मैं आम आदमी की तरह रहूंगा, मैं खास आदमी वाला ट्रीटमेंट ले लिया। मैं राजनीति में नहीं जाऊंगा, मैं राजनीति में चला गया। तो क्या हुआ ना, सोशल मीडिया अपने आप में एक लाइब्रेरी है, उसमें आपकी सारी बातें रिकॉर्ड होती चली गई और वही वापस निकल के जब वापस आई, तो उससे केजरीवाल जी को बहुत नुकसान हुआ। अब जैसे मैं आपको बताऊं, जब केजरीवाल जी शराब घोटाले के मामले में जेल गए,
सही मायने में बात ये थी कि दिल्ली में उनके लिए ऐसा कोई आंदोलन हुआ ही नहीं, जो अपन एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर ये मास लीडर होते, आप सोचें कि उन्हें जेल से रिहा किया गया, हरियाणा में उनका इम्पैक्ट दिखना चाहिए था, दिल्ली में लोकसभा में इम्पैक्ट दिखना चाहिए था, इम्पैक्ट नोटिस क्यों नहीं हुआ? आंसर, जनता में ये बात बैठ गई कि यार हो सकता है इस आदमी ने भ्रष्टाचार किया। अब देखो, किया नहीं किया ये सब जुडिशियल मामला है। परसेप्शन है मामला, मुद्दा बात तो। राजनीति किससे चल रही है? परसेप्शन से। उन पर ये डाउट क्यों आ गया कि इसने राजनीति में भ्रष्टाचार किया होगा? क्योंकि वो आदमी इतनी बार पलट गया। तो अगर इसने ईमानदारी की कस्में खाई थी, अब ये अगर कुछ भ्रष्टाचार कर दी, हो सकता है। हो सकता अब ये है। जो हो सकता है वाली गणित है ना, इसने बहुत उनकी इमेज को डेंट पहुंचाया। हालांकि अब आम आदमी पार्टी के बारे में मेरा अनुभव ये कहता है कि केजरीवाल जी अपने आप को सोनिया गांधी जी की तरह प्रेजेंट करना चाहते हैं कि मेरे पास दो दो सीएम हैं। समझना, जैसे सोनिया गांधी जी मनमोहन सिंह जी के समय पर भी पावरफुल लेडी थी, उनके पास में कई सीएम्स और मतलब पीएम देश में जो था उनकी राय के अंदर आते थे। ऐसे ही केजरीवाल जी अपने आप को कि भाई मेरे पास एक तरफ पंजाब जैसे राज्य में भगवंत मान जी हैं, एक तरफ आतिशी जी हैं। जब इन्होंने इस्तीफा दिया, उसके दो बड़े कारण मैंने अपने सेशंस में गिनाए थे। एक बड़ा कारण तो ये था कि कोर्ट ने ही उनको काफी सारी फाइल्स पे साइन करने से मना कर दिया। वहीं दूसरी तरफ एक बात ये भी समझने की है कि दिल्ली बहुत छोटी जगह है, छोटी जगह है, बिल छोटे हैं, बजट छोटे हैं और यूटी है। वहां पर आपके पास वो पावर्स नहीं है जो पंजाब में है। अब आप अपनी पार्टी के राष्ट्रीय कन्वीनर हैं और आपके पास दिल्ली जैसी जगह है। पंजाब का जो नेता है वो आपके अंडर में है, मतलब अंडर से मतलब राजनीति में हिरार्की है कि भाई अपने अपन को रिपोर्ट करता है ये। तो आपको इससे छोड़कर अपने आप को बड़ा बनाना था। तो केजरीवाल जी उसमें तो सफल रहे ना। बाकी फिर देखते हो तो पॉलिटिक्स है। दो चीजें सर मेरे को अभी अभी अपने जो पॉडकास्ट अंतिम दौर पे चल रहा है, दो सवाल पॉलिटिक्स के हैं, दो सवाल पर्सनल है, एंड फिर रैपिड फायर राउंड पे आएंगे। अब आपके साथ पॉडकास्ट लंबा चलता है, घड़ी नहीं देख घड़ी देखना अपने को अलाउड नहीं है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्या है? ये ग्रे एरिया है, इसमें आगे नैरेटिव। एक नैरेटिव, मोदी जी ने सब बदल दिया, दबदबा हो गया, पूरा विश्व भारत को मानने लग गया, अमेरिका भी वाहवाही करता है, बड़े बड़े युद्ध रुक जाते हैं, इटली से संबंध सुधरे हैं, सब कुछ अच्छा हो गया। एक नेगेटिव ये है कि एक हमने खान साहब की रील भी आई थी कि यार आसपास के जितने पड़ोसी थे सब में तो पंगे हो गए, श्रीलंका भी हाथ से गया, नेपाल में ये, उस बांग्लादेश में ये, इसमें ये, उसमें ये। तो फॉरेन पॉलिसी पे आपका क्या ओपिनियन है? कैसी सफल रही, विफल रही, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, व्हाट इज इट? जब तक इंडिया इंपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी रहेगा, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, इंडिया की कोई भी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी नहीं हो सकती। स्ट्रेट लाइन में तो आंसर ये है। जब इंडिपेंडेंट आपकी फॉरेन पॉलिसी नहीं हो सकती, तो हम इस बात का घमंड पालना शुरू कर दें कि हमने दुनिया में ये मचा दिया, ये प्रीमैच्योर होगा। हम दुनिया के लिए मैटर करते हैं, ये बड़ी बात है, क्योंकि मार्केट सबसे बड़ा हम देते हैं। परचेजिंग पावर पैरिटी में इंडिया वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है। हम मैटर करते हैं, हम बड़े बाजार हैं, हमारी जरूरत है लोगों को, इसलिए हमारी बात में दम है। लेकिन हम गाइड कर देंगे कि ए रशिया चुप हो जाओ, ये चाइना वालों आगे से ऐसा मत कर देना, बाइडेन साहब गलत कर दिया आपने ये। हम अभी उस स्टेज में नहीं है। तो हम उस स्टेज में नहीं है तो फिर किस स्टेज में है? तो हम अपने हितों में हैं। हमारा हित अमेरिका के साथ है, हम अमेरिका के साथ हैं। हमारे हित रशिया के साथ है, हम रशिया के साथ हैं। इस नीति को नेहरू जी ने गुटनिरपेक्ष नीति नाम दिया था, नॉन अलायंस मूवमेंट नाम दिया था, और इंडिया इस मामले को आज तक अपने हितों के लिए लीड कर रहा है। तो ये कहना कि हमारी वजह से साथ की कंट्री से व्यवहार बिगड़े, नहीं, व्यवहार के हिसाब से हमारी जरूरतें बदली हैं। हमको जरूरत थी जब नेपाल की, तो हमने नेपाल के साथ व्यवहार रखा। हमें लग गया कि नेपाल तुम चाइना में ज्यादा एंट्री कर रहे हो, तो यार तुमसे थोड़ा समझदारी से व्यवहार रखेंगे। हर देश के साथ वही किया। मालदीव्स के केस में भी यही था। मालदीव्स इनिशियली मुइज्जू के नेतृत्व में बनने लगा था कि हम इंडिया को निकाल देंगे। आज खुद इंडिया आकर हाथ जोड़ रहे हैं, मोदी जी चलिए आप हमारे यहाँ पर आइए ताकि टूरिज्म सुधरे। तो इंडिया परचेजिंग पावर पैरिटी में बड़ा देश है, इसको कोई किनारे नहीं हटा सकता। लेकिन हाँ, हम अभी उस स्थिति में नहीं है कि दुनिया को यह बताएं कि नहीं ये ऐसे होगा। वन नेशन वन इलेक्शन की बात चल रही है, मोदी जी ने तैयारियां चालू कर दी है। पहली बात क्या है, प्रैक्टिकल है, क्या ये हो सकता है? वन। सेकंड क्वेश्चन इसी में, अगर ये हो गया, अपन मानते हैं कि हो गया, तो ये कैसा रहेगा? प्लस, पॉजिटिव, नेगेटिव, हाउ इज इट? फैक्ट ये है कि वर्ष 1967 तक इंडिया में वन नेशन वन इलेक्शन होते थे। तो ऑन द प्रैक्टिकल नोट की क्या ये हो सकता है? तो भाई पहले होता था। हाँ, आंसर दूसरा काउंटर में ये है कि तब जनसंख्या 1/3 थी, अब लोग ज्यादा हो गए, फिर कैसे होगा? तो भाई देश भी तब कौन सी इकोनॉमी था, आज कौन सी इकोनॉमी है, तो हो सकता है। तो काउंटर क्वेश्चन का जवाब तो अवेलेबल है।
अब दूसरा सवाल आता है कि क्या इंडिया आज करने की स्थिति में है? देखिए, सरकार का अगर ये चुनावी एजेंडा होता, सरकार को इस बात से ये डर होता कि हमने अगर ये घोषणा की तो हम चुनाव हार जाएंगे, तो केंद्र सरकार इस पर कमेटी जो रामनाथ कोविंद जी की नेतृत्व में बनाई गई थी, वो लोकसभा चुनाव से पहले ही ना बनाती। उन्होंने बनाई क्योंकि उनके विजन में था कि हम इस काम को करेंगे। अच्छा देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक बहुत अच्छी तारीफ जो करनी चाहिए ना केंद्र सरकार की, ये बहुत से एजेंडे पे बहुत स्पष्ट और दूरदृष्टि व्यू रखते हैं। 370 हटाना है, हटाना है। पाकिस्तान से पिछले 10 साल में बात नहीं करनी, नहीं करनी। मतलब एकदम क्रिस्टल क्लियर चलने वाली जो थॉट प्रोसेस है ना, ये इस केंद्र सरकार की है और संभवतया वो इनकी पॉलिसीज में जाहिर भी होती है। अब वन नेशन वन इलेक्शन करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। जीएसटी लाना था, लाएंगे या नहीं लाएंगे? लाएंगे। मतलब ये सरकार जो बोल दिया चुनाव घोषणा पत्र में, कर दिया। अब बात आती है कि इसका एग्जीक्यूशन के बाद ये फेल मारेगा या पास मारेगा। इस जगह कई तरह के काउंटर प्रश्न आते हैं, जैसे जीएसटी। जीएसटी जब आया तो क्या जीएसटी सही से आ गया? तो हर बार बैठकें होती हैं, कोई ना कोई सुधार होता है। एग्जैक्टली ये जब आया है तो इसमें जो भी लूपहोल्स होंगे सरकार दूर कर देगी। लेकिन अगर मैं अब तक थोड़ा बहुत भी समझने का प्रयास किया हूं केंद्र सरकार को, हालांकि ये एकदम अनप्रिडिक्टेबल है, फिर भी इतना अनुभव मैंने गैदर कर लिया है कि इन्होंने अगर कह दिया है तो फिर किया है, कर तो देंगे। हाँ, मानेंगे नहीं, पीछे नहीं हटते। मानेंगे नहीं। अब चाहे सीटें थोड़ी कम है, थोड़ा लाइन्स का चक्कर है, फिर भी कर ही देते हैं। वो कर देंगे सर, वो अलग, वही आपने वाली बात की ना, 3 महीने की तैयारी आगे से चल रही है, तो केंद्र में तो 5-7 साल की तैयारी पहले से चल रही है। 2 सवाल अब आपकी पर्सनल लाइफ पे, फिर रैपिड फायर राउंड पे जा रहे हैं। पहला लास्ट, वर्क लाइफ बैलेंस, ये मैंने मेरे पॉडकास्ट का फिक्सचर बना लिया है। मैं सबसे पूछता हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा विवाद है। जी जी। कई लोग कहते हैं नहीं जी भाई देखो, अगर आपको जीवन में सफल करना है, टॉप 1% में आना है, तो यार 60-70 घंटे काम करना पड़ेगा। क्या होता है वर्क लाइफ बैलेंस? आगे बढ़ो, मेहनत करो, टॉप पे जाओ। और एक अपन किस्सा ये देखते हैं कि आज 26 साल की उम्र में युवा बच्चे हैं, वो स्ट्रेस नहीं झेल पा रहे, अर्ली प्री मैच्योर हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है, और हर सब जगह हो रहा है, कॉर्पोरेट में हो रहा है, प्राइवेट में हो रहा है, गवर्नमेंट जॉब में भी 1-2 किस्से सुनने को आए। तो अभी एक तो ये स्ट्रेस बढ़ रहा है, तो कई लोग कहते हैं यार वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करो। और जो वो जैसे नारायण मूर्ति का है कि यार तुम तो अभी गरीब देश हो, तुम कोई टॉप पे थोड़ी हो जो रिलैक्स कर रहे हो, तुमको तो अभी 60-70 घंटे लगना चाहिए। तो इसको आप कैसे देखते हैं, अपनी ओपिनियन इस पे, और आप खुद कैसे वर्क लाइफ बैलेंस मैनेज करते हैं? तो पहला पार्ट जहां पे आपका प्रश्न आता है कि मैं इसको ज्यादा घंटे काम करने वाली तरफ हूं कि कम घंटे काम करने वाली तरफ हूं, मतलब मैं अगर सही समझाऊं सवाल को, तो आंसर है मैं ज्यादा घंटे काम करने वाली साइड हूं। और इसके लिए मेरे पास जवाब ये है कि जिस तरह मेरा सौभाग्य है कि मैं भारत में पैदा हुआ, देवभूमि में पैदा हुआ, वहीं मैं कहीं ना कहीं ये मानता हूं कि ये मेरे लिए शायद एक चैलेंज भी पैदा कर दिया कि मैं ऐसे देश में पैदा हुआ जहां हर व्यक्ति एस्पिरेशनल है। हाँ। हर व्यक्ति कुछ करना चाहता है। काश ऐसा हाल हुआ था अमेरिका जैसा, जहां पे सब लोग बेरोजगार रह के भी खुश हैं क्योंकि सरकार भत्ते दे रही है। तो कंपटीशन कम होता तो मेरा कम घंटे काम करके भी बड़ा नाम हो जाता। लेकिन मैं यहां क्या करूं, यहां हर आदमी वो काम करना चाहता है जो मैं कर रहा हूं। आज आप यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हो, 1 लाख लोग जो देख रहे हैं वो भी वीडियो बनाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं उनके दिमाग में कि यार ये वाले बात तो अपन भी कर सकते थे। इसका मतलब कंपटीशन हमारे यहाँ पर बहुत हाई है, और कंपटीशन में अगर आप हैं तो साहब उसमें टिके रहने के लिए आपको अपनी एफिशिएंसी औरों से ज्यादा रखनी पड़ेगी। तो पहले एफिशिएंसी ज्यादा रखनी पड़ेगी, इसका मतलब ये नहीं है कि ज्यादा घंटे काम करना पड़ेगा। मैं इसमें थोड़ा विचारधारा डिफर करता हूं कि मैं नहीं चाहता कि मैं 12 घंटे काम करूं तो मैं काम करने वाला कहलाऊं। मैं 5 घंटे काम करूं लेकिन 12 घंटे वाला आदमी भी सोचे कि यार इसने ये जो 5 घंटे में कर दिया, ये 12 घंटे में कैसे खत्म होगा। मैं उस व्यक्तित्व का आदमी हूं। तो पहला कि क्या ज्यादा घंटे काम करने का समर्थक हूं, तो इसके आंसर में मैं ये कहूंगा कि ज्यादा एफिशिएंसी से, मैं वर्कोहॉलिक हूं, ज्यादा काम करना प्रेफर करता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी एफिशिएंसी ऐसी हो कि लोग जो 12-14 घंटे में काम करते हैं मैं वो 5 घंटे में करूं। ठीक है। अब दूसरा बात आती है कि मेरी वर्क लाइफ बैलेंस क्या है। सर चूंकि जब आप इस तरह की बातों में होते हो तो आइडियलिस्टिक जवाब देना बहुत आसान है। आप अपनी दिनचर्या समझा देंगे तो लोग समझ जाएंगे यार अच्छा ऐसे दिनचर्या है तो काम हो जाएगा। तो मैं अभी तो नहीं समझाऊं। तो आइडियलिस्टिक तरीके से ये कहना कि मैं जीवन ऐसे जीता हूं, मैं वैसे करता हूं, व्यूज बढ़ा देगा लेकिन वो मुझको मुझसे दूर कर देगा। सच ये है सर कि हर उस आदमी ने जिसने थोड़ी भी चाह रखी है कुछ करने की, उसने लाइफ में बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है। मैंने भी अपनी नींद, अपना सेहत, अपने रिलेशंस, अपनी हंसी, बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है। ये ऑनेस्टली बोलने में मुझे 1% शर्म इसलिए नहीं है क्योंकि जो भी मेरा छोटा भाई मुझे सुन रहा है ना,
वो ये देख के नहीं कि देखो सर ने कहा था 8 घंटे काम करना चाहिए, उसके बाद कुछ नहीं। नहीं मेरे भाई, मेरे को रातों की नींद उड़ी है जब मेरे काम बिगड़े हैं। मैं अपनी सेहत को समय नहीं दे पाया जब मुझे क्लासेस लेनी रही हैं। अपनी सेहत को समय नहीं दे पाया इसलिए 4x4 हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जब काम के साथ में बैलेंस बिगड़ने लगता है, हमारे देश में एक कहावत बहुत अच्छे से कही जा सकती है और वो ये है कि खुद को बेचकर हमने पैसा कमाया और कमाए हुए पैसे से फिर खुद को कमाया। हमारे हिंदुस्तान की ये सबसे बड़ी सत्यता है। आप और हम पहले खुद को बेचते हैं। शरीर को हम क्या कर रहे हैं सर? हम अपने शरीर के साथ सैक्रिफाइस कर रहे हैं। शरीर, आपकी समय, तबीयत हेल्थ ठीक नहीं सब। है, हाँ, आपको हाँ। खांसी आ रही है, फिर भी आप पॉडकास्ट कर रहे हैं। ये आप अपने साथ जुल्म कर रहे हैं। टेक्निकली आपको अगर ये एडवांटेज दिया होता कि सुनो साहब, अकाउंट में पैसा काम कर रहा है, आपके अब्बा जान पैसा रख के गए हैं, लोड मत लीजिए। आपके केस में वो नहीं है। आपको ये मेहनत करनी है। आपने अपने आप को खर्च करके इस समय को कमाया। अब इससे जो पैसा बनेगा, हो सकता है आप बेस्ट ट्रीटमेंट ले लेंगे। तो हम मनी का रीडिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। हम लोग वो हैं सर जो फर्स्ट जनरेशन में थोड़ा बहुत पैसा कमा पाए। फर्स्ट जनरेशन में जो भी व्यक्ति पैसा कमाता है, वो आइडियलिज्म की बात तो ना ही करे, और वो कर रहा है तो मुझे लगता है वो लोगों को फेक कर रहा है। तो खुद 12 घंटे काम करके बोलता है मैं तो 2 ही घंटे अब की 2 वाली घंटे बात। काम करता हूँ। मैं जैसे सर टॉपर्स अभी के केस में होता है। टॉपर्स क्या होता है कि जब भी कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं तो एक ही लाइन बोलते हैं, मैं तो साहब 6 घंटे पढ़ता था। और एक दूसरा टॉपर होता है जो कहता है मैं 18 घंटे पढ़ता। दोनों फेक कर रहे हैं। 18 घंटा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, 6 घंटे में तेरा कुछ हिलना नहीं है। तो बीच का राह कोई बता ही नहीं रहा है। कोई बताता नहीं है। जैसे सर मैंने इसका प्रैक्टिकली फील किया, जैसे आपने कहा ना मेरे गले का, मैंने पिछले 2-3 साल, मतलब मैंने 3 साल ऐसा रहा है कि मैंने कंटिन्यूअस संडे वनडे सब छोड़-छाड़ के डेली क्लास लिए, सुबह 6 से 10 4 घंटे डेली क्लास ली 2-3 साल तक। और ऐसा है सुबह रूटीन ये है कि सुबह उठे, क्लास ली, फिर यूट्यूब की वीडियो, फिर टीम की मीटिंग। तो मेरे को शायद विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो गई थी। मैंने सूरज नहीं देखा। मेरे पास किसी ने पूछा सूरज कब देखा आखिरी बार? मैंने कहा यार मैंने तो देखा नहीं। सत्य सत्य। तो वो चीज़ बनाया, तो फिर मैं जिंदल ये जो नेचुरोपैथिक क्लिनिक है वहाँ गया था। तो वहाँ पे मुझे लोग मिल रहे हैं कि 200 करोड़ का बंदा है, 500 करोड़ का बंदा, 800 करोड़ का बंदा। लेकिन वहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी यार, इन्होंने अब खुद को बेच के पैसा कमाया, अब ये पैसा लेके हेल्थ खरीदने आए हैं। तो मुझे वो मेरा वेकअप कॉल था कि चलो ये 55 का है, ये 75 का है, मैं ये जल्दी आ 65 का गया। है, मैं कम से कम 35 में आके देख लिया। यस। अब ये मैं अगले 2-5 साल में संभल जाऊंगा। मैं नहीं आ रहा है 40 के बस बाद बस साहब, बस। 40 तक कर लेंगे जो करना है, ट्रू है। अब नहीं करेंगे यार ये वाला। लास्ट क्वेश्चन सर, ये पैसे से रिलेटेड फाइनेंस चैनल है। आप अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? आपका पोर्टफोलियो परसेंटेज में अगर अपन बात करें कि 100 रुपए जो मेरे आज तक है या मेरी नेटवर्थ है, ये ऐसे-ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसे इन्वेस्ट करते हैं। चूंकि मैं बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से उठा था, तो इन्वेस्टमेंट से पहले प्राथमिकता होती है समाज में ये प्रूव करने की कि मैं पैसे वाला हो गया हूँ। हाँ। तो इन्वेस्टमेंट शुरुआती वाइज नहीं होते हैं। शुरुआती दिखावे के होते हैं वेरी गुड। कि जमीन खरीद ली, अच्छा महंगा प्लॉट खरीद लिया, स्टेटस सिंबल बना लिया उसको, देख मेरा ये प्लॉट है। तो वो नादानियां मैंने भी की। समय बीता, फिर घर वालों के साथ समझ विकसित हुई कि हाँ, जिनको दिखाना था सोशल सिग्नेचर हो गया। अब क्या करें? थोड़ा बहुत पैसा जो बचा, फिर उस पैसे को अपने तरीके से इन्वेस्ट किया, जिनमें मैं बहुत ज्यादा म्यूचुअल फंड्स में बिलीव करता हूँ। म्यूचुअल फंड्स में, और मैं लोगों को सलाह भी देता हूँ कि अच्छी एडवाइस अगर आपके पास है तो म्यूचुअल फंड्स सही है मार्केट रिस्क के अधीन। ठीक इसी तरह से डॉक्यूमेंट्स को ढंग से पढ़ें, रीड ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। और थर्ड जो कन्वेंशनल थॉट है, जो मेरे फादर हमेशा बताते हैं कि भैया एक मनी ऐसी हो जो आपकी अपनी हो, जैसे लिक्विड मनी का हो और एफडी में हो, चाहे परसेंटेज कितना ही कम मिल रहा हो। बहुत सारे बुद्धिजीवी मुझे इस चीज के लिए मना करते हैं, लेकिन हाँ, मैं एफडी में भी अपना पैसा इन्वेस्ट करता हूँ। अभी फाइनेंशियल जो मेरा जिसको कहते हैं वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने अपना इतना प्रॉपर नहीं किया हुआ है जितना मैं अपने आप से एक्सपेक्ट करता हूं, क्योंकि मेरी व्यस्तताओं ने इतना भी समय नहीं दिया कि जो कमा लिया उसे व्यवस्थित कर पाऊं। अपनी प्रायोरिटीज में टॉप गोल प्रायोरिटी में हेल्थ तो है ही, अकाउंट भी है। संभवतः अगले महीने तक निपट जाऊंगा सबसे। डन सर, डन। हमारी सेवा लगे तो बताना सर, प्रयास करेंगे, हम यही करते हैं। लेट्स गो टू रैपिड फायर राउंड। फर्स्ट फेवरेट क्या था फिर ये थोड़ी सा रैपिड फायर राउंड अब आएगा रैपिड, लेकिन ये है कि हाँ रैपिड फायर ही है ये, मतलब एक सेकंड के जवाब है। फेवरेट बुक जो सबको पढ़नी चाहिए? अपने सब्जेक्ट की किताबें। ये जो किताबें पढ़ने वाले लोग हैं ना, मैं इनसे एक लंबा आंसर दूंगा। जो लोग कहते हैं कि हमें फलाना ऑथर पसंद है, ये पसंद है, भाई पहले मेरी जैसी अगर कंडीशन में आप हो तो रोजगार की किताबें पढ़ो ताकि रोजगार मिले।
नौकरी में घुसो, धंधे में घुसो, जो आपको स्किल सेट है वो। जब अमीर बन जाओ तब किताबों की बात करो। चूंकि मेरा काम पढ़ाना ही है, तो मुझे अभी मेरी एकेडमिक किताबों के अलावा पढ़ने का अवसर नहीं मिला। ग्रेट। फेवरेट ट्रेवल डेस्टिनेशन जो आपको लगता है सबको जाना चाहिए? नेचर के करीब। नेचर के करीब। कोई मैं पर्टिकुलर? अपने 2 उदाहरण साझा कर सकता हूँ। एक बार मैं स्काई स्क्रैपर्स के बीच में दुबई गया था और वहीं दूसरी तरफ हिमालय गया था। मैं दुबई में बैठ कर के हिमालय को याद करके सुकून पा रहा था। काश भगवान इससे बड़ी बिल्डिंग से अच्छा था कि मैं हिमालय की चोटी पे कहीं बैठा होता। मैं पीस लवर हूँ सर। एक ऐसी वीडियो आपकी खुद की, ये मैं कह रहा हूँ आपकी खुद की, आपके चैनल पे जो आपको लगता है यार मैंने बड़े शिद्दत से बनाई है, यार ये वीडियो सब देखेंगे तो मजा आएगा, नॉलेजेबल। वैसे तो बहुत सारी आपकी हर वीडियो में नॉलेज कूट के भरी है, नहीं पर सर, कोई फेवरेट वीडियो? मैं मेरी कोई सी वीडियो दूसरे दिन खुद को भी नहीं देखना पसंद करता। अच्छा। पता नहीं क्यों, मुझे ऐसा लगता है कि यार कितना बुरा करा है यार तूने यार ये, और किसी ने देख क्यों ली। हाँ, मेरी अपनी रियलिटी तो ये है, और हर दिन भगवान से कहता हूँ भगवान इससे अच्छा करा देना, ये संभाल लिया आपने, थैंक यू सो मच। इसमें मैं आपको मेरा एफर्ट देख देता हूँ। कोई वीडियो आती शूट होती है, मैं खुद नहीं देखता, ठीक। फिर 2-4 महीने बाद है ना लोग मिलते हैं, ये वाली वीडियो देखी, वाली देखी, वीडियो देखी। फिर मैं पूछता है ना वो वीडियो चली थी क्या? बोले हाँ चली थी। मैं कहा बढ़िया चली थी, हाँ दिखा एक बार। फिर थोड़े बहुत मैं शॉर्ट देखता हूँ, कहा यार एडिट सही कर बड़ा यार, मतलब ये भी चल गई ना। हाँ तो ठीक है यार, अभी और अच्छी बनाएंगे। तो वो सर है। एक तो मैं चीज अभी आपसे इसमें ले लेता हूँ, जो आपका कोर्स है वो 5000 वाला, वो वेटिंग लिस्ट में मैं आऊंगा, वेटिंग लिस्ट में मेरा नंबर ले लेना। एक बार मैं एनसीईआरटी किताब दोबारा पढूं। जरूर हम जरूर हिंदी स्वागत। मीडियम से हैं, नहीं, राजस्थान। उसका मेरा उद्देश्य पता है कोर्स हाँ। बेचना नहीं है सर। मेरा उद्देश्य केवल इतना था कि ह्यूमन, पता है आपको जान के आश्चर्य होगा, वो किसी एग्जाम के लिए नहीं है। हम ये नहीं बोलते कि यूपीएससी के लिए है कि स्टेट पीसी, फाउंडेशन कोर्स है, एवरीवन शुड वॉच इट। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, वो कोर्स इंटरनेशनली लोग खरीदते हैं। अब बाहर वो एप्लीकेशन का पेमेंट नहीं हो पाता, तो कॉल सेंटर पे बाहर से कॉल आते हैं कि साहब हमें ये कोर्स पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? बोले साहब हमको ना ये चीज सीखनी है जो सर ने वाकई में बोली है। लिटरली बहुत से ऐसे उम्र दराज लोग जिनको कंपटीशन से कोई लेना देना नहीं है, वो उन क्लासेस को देखते हैं कि नहीं आपने बात तो सही कही। मुझे यही नहीं पता कि साल में लोकसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव अलग अलग क्यों होते हैं। मुझे तो पता ही नहीं संसद का क्या मतलब है, विधानसभा का क्या मतलब। आप में से कुछ लोग हो सकते हैं कि यार ये तो बिल्कुल ही मतलब वैसी बेकार बुद्धि लोग होंगे जिनको ये बात नहीं पता है। रियलिटी है सर। आप किसी के साथ भी रास्ते में जाकर के 1 2 3 करके पूछ लेना कि बता दो लोकसभा में कितनी सीट है। नहीं बता पाएंगे। राजस्थान से कितने एमपी जाते हैं लोकसभा में, बता दो। अवाक रह जाएंगे। ये चीज जो हमारा फेथ डिसाइड कर रही है, फेट डिसाइड कर रही है, हमें नहीं पता है। तो इसके लिए मेरे को ये लगता तो है मैं कि खुद करने वाला हूँ, आपने जब बताया तो मैंने डिसाइड कर लिया था। थैंक यू सो मच। अच्छा, फेवरेट पॉलिटिकल पर्सनालिटी पास्ट और प्रेजेंट, नाम लेना, एक्सप्लेन नहीं करना। अटल बिहारी वाजपेयी। फेवरेट बिजनेस पर्सनालिटी पास्ट और प्रेजेंट? रतन टाटा जी से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ, लेकिन आजकल मुझे महिंद्रा जी के जो पंचेज आते हैं ना, बड़े पसंद आते हैं। एक अच्छी आदत आपकी, कि मेरी अच्छी आदत? मुझे बातचीत करके ना टेंशन रिलीज हो जाती है। लोगों के बीच रहना पसंद करता हूँ। एक बुरी आदत? बहुत ज्यादा बात करता हूँ। पैसे को लेके क्या विचार है? 1 वर्ड 1 सेंटेंस, एनीथिंग। पैसा, व्हाट इज मनी? पैसा इतना हो कि कभी मुझे किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, इतना भी ना हो कि मुझे सबसे दूर कर दे। थॉट्स ऑन हैप्पीनेस, खुशी? हैप्पीनेस इज ए स्टेट ऑफ माइंड ओनली। सोचो कि आप खुश हो तो आप खुश हो। सेल्फिश सवाल दो, थॉट्स अबाउट राहुल मलोदिया? आप औसम आदमी हो यार। अरे आपकी एनर्जी देख के ये लगता है कि बस भगवान आपका गला सुरक्षित रखे। इस दुनिया को बहुत सारे नॉलेज की जरूरत है। एंड थॉट्स अबाउट अवर, ये सेकंड पॉडकास्ट है अपना, 4 घंटे मैंने बातें की। ये पॉडकास्ट कैसा रहा? फीडबैक, इट्स लास्ट क्वेश्चन। फीडबैक कैसा रहा ओवरऑल? गुड। लास्ट टाइम वाले पॉडकास्ट में मैंने मुझको पाया था, क्योंकि मैं पहली बार कैमरे पे खुद के बारे में इतनी बात कर गया था और मुझे भी नहीं पता था कि मेरे बारे में मुझे इतना पता है। ठीक है। तो वो बातें आपने मेरी खुद से डिस्कवर की थी, तो मेरे लिए तो वो जर्नी थी। आज वाले में मेरे आपने प्रोफेशनल जानकारियां प्राप्त की हैं, तो ये मुझे ऐसा लगता है कि सेल्फ विज्ञापन ज्यादा हो गया। नहीं सर, मेरे को तो आपने दुनिया के बारे में बहुत अच्छा बताया। चलिए, जो आपने चाइना के बारे में बताया, अमेरिका के बारे में बताया, बहुत मजा आया हमें कि मतलब हमारा ये कैसा रहा। ठीक है, चलो सर, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा। आप जब 45 वर्ष की उम्र में ये छोड़ के तीसरी चीज करेंगे, अपन अब एक पॉडकास्ट और करेंगे। जरूर सर, जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।